नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम की वजह से कोई परेशानी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पूरा शो है, जो आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है, जो शायद ये कह सकते हो कि कहानी घर घर की जैसी बातें हैं, कि कई बार रिलेशनशिप में बच्चे जब छोटे होते हैं, माता-पिता के साथ होते हैं, तब उनकी की हुई हर तरह की हरकतें माता-पिता को बहुत अच्छी लगती है। वो उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनके बच्चे जो है उनके लिए बहुत लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। तो कई बार कोई भी तरह की नाराज़गी हो, परेशानी वाली बात हो, तो भी माता-पिता उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वही बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो बर्ताव होता है, बच्चों का जो बिहेवियर होता है, वो कई बार किसी सर्टेन एज पे जाने के बाद, एक उम्र के बाद, कई बार परेशान करने वाला हो जाता है और माता-पिता को शर्मिंदगी का एहसास होता है अपने बच्चों के मिसबिहेवियर की वजह से। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितनी बातें हमने रिलेशनशिप के बारे में, पति-पत्नी के संबंधों के बारे में चर्चा की है, गेस्ट रूम के बारे में चर्चा की है, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए अपने घर के घरेलू पर्सनल रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए होती है। जिसकी वजह से आप अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, जैसे बेटे और फादर एंड सन का रिलेशनशिप घर का सबसे बड़ा फाउंडेशन, घर का बीज, घर का एक बहुत ही अहमियत हिस्सा होता है जो घर को जोड़ के रखने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फादर एंड सन का रिलेशनशिप उस फैमिली का नाम रोशन करने में, परिवार को आगे ले जाने में, अगर आपसी तालमेल फादर और सन के बीच में बहुत अच्छा होता है, तो उस पूरी फैमिली को ग्रो करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि घर जो होता है वो सिर्फ वहाँ पे रहने वाले कुछ 3-4 लोगों से या अकेली सिर्फ उनकी फैमिली से नहीं होता है। एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे भी जितने भी आज तक अब मेरी लाइफ में मैंने घर विजिट किए हैं और जहाँ कहीं फादर और सन के आपसी रिलेशनशिप जिस घर में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छे रहे हैं, वैसे घरों में कॉमन बातें अगर मैंने देखी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जिस घर में कहा जाता है कि जिस घर में घर की लक्ष्मी यानी कि वाइफ जिस घर में खुश होती है, उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर की लक्ष्मी यानी कि पत्नी दुखी होती है, उस घर में ऐसा माना जाता है लक्ष्मी जी भी नाखुश रहते हैं, क्योंकि जिस घर में उद्वेग हो, लड़ाई झगड़े हो, क्लैश होता हो, उस कंडीशन में परिवार जो होता है वो आपसी मतांतर, अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से पीस ऑफ माइंड और शांति उस परिवार में नहीं मिलती है। लेकिन जो फादर एंड सन के रिलेशनशिप है वो भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं जितनी हम बातें अपने उस घर के रहने वाली ग्रह लक्ष्मी के बारे में करते हैं। एवरीथिंग इज क्लोज्ड। रिलेशनशिप के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, कई बार उसका नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो बच्चों के ऊपर आता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा हो, नाराज़गी ज़्यादा हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो, तो बच्चे बचपन से वही देखते हुए बड़े हुए होते हैं और उनके अंदर भी किसी भी एक पेरेंट्स के प्रति अगर उनका झुकाव ज़्यादा हो, किसी भी एक पेरेंट्स के प्रति अगर उस बच्चे का लगाव ज़्यादा हो, तो अपने आप ही जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, यानी कि अगर माँ के प्रति लगाव है तो फादर के प्रति बच्चा विरोधात्मक हो जाता है। अगर फादर के प्रति उसका लगाव बहुत ज़्यादा है तो वो माँ के लिए विरोधात्मक हो जाता है। तो अपने पेरेंट्स में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना बच्चे के लिए नामुमकिन बात होती है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप एडवांस टेक्नोलॉजी में नए बन गए हैं, बहुत सारे नए नए तरह के संबंध हो गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो गए हैं। बच्चे कई बार बहुत ही कंफ्यूज होते हैं आज के ज़माने में, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किसको सपोर्ट करे, कौन सही है कौन गलत है। कई बार माता पिता जो होते हैं वो बच्चों का मिसयूज़ भी करते हैं। कई बार बच्चे माता पिता का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन जब माता पिता एक दूसरे से नाराज़ है तो वो बच्चे के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि ये जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो
उसमें से आपकी गलती कितनी है और उनके जो बेटर हाफ है, उनके जो पार्टनर है, उसकी गलती कितनी है। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता। बच्चे के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पहले कुछ बातें समझते हैं। फादर एंड सन रिलेशनशिप के लिए एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी आप ऐसे घर में मूव हुए जो घर में जाने के बाद, उससे पहले पुराने घर में जब आप रहते थे तो आपके बेटे के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन थे, अच्छे थे। लेकिन जब आप एक नए घर में गए हो, एक आप दूसरे घर को बदल के, पुराने घर से बदल के नए घर में गए हो, या फिर दूसरी तरह से बात करते कि घर में रिमॉडलिंग कर लिया आपने, घर में कंस्ट्रक्शन चेंजेस कर दिया, घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बना दिया, एक कमरा आपने घर में ऐड कर दिया, कुछ कोई भी तरह का रिमॉडलिंग हो सकता है। तो उसके बाद अचानक से पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रिमेंडस चेंजेस आ गए, और वो पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहले हम वास्तुशास्त्र की मदद से ये जानने का प्रयास करते हैं कि फादर एंड सन के बीच में जो ईगो क्लैश होता है, जो ईगो टकराता है, उसके पीछे वास्तु दोष की वजह क्या हो सकती है। मैं तो ज़्यादातर वास्तु कंसल्टेंट हूँ, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर हर तरह की बातें वास्तु दोष की शुरुआत से करते हैं, ताकि आप किसी भी वजह से अपने घर में वास्तु के दोष को हटा के आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सको, और वास्तु दोष की वजह से कोई घर की खुशियाँ खराब ना हो, और अच्छे वास्तु को घर में अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को पीसफुल और अच्छी बना सकते हो। उसी की कोशिश रहती है जिसकी वजह से ये लाइव शो होता है। तो इस तरह के वास्तु दोष जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो फादर एंड सन के रिलेशनशिप को कई बार डैमेज कर सकता है। कोई पुराने घर में जब रिश्ते अच्छे थे और नए घर में जाने के बाद अचानक से संबंध बदल गए, एक्सक्यूज़ कई हो सकता है। बच्चा टीनेजर हो गया, ये एक्सक्यूज़ हो सकता है। बच्चा जॉब में लग गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। बेटे की शादी हो गई, ये भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। मेरे ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका पर्पस कंसल्टेशन का ये है कि बहू अरेंज मैरिज करके या लव मैरिज करके, माता पिता अपनी सहमति से शादी में नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, और उसके बाद समहाउ पेरेंट्स अपने बेटे को तो डेफिनेटली अच्छा ही समझते हैं, तो उसको पसंद करते हैं, लेकिन बहू के बारे में इतनी परेशानियां हो जाती है, और बेटे के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि किसका पक्ष उसको लेना चाहिए, पेरेंट्स का लेना चाहिए, माता पिता का लेना चाहिए, और बहू का लेना चाहिए। अब किसी लड़की को आप अपने घर लेकर आते हो, वो अपने पति के भरोसे आती है, एक नए परिवार के पास आती है, तो उसको भी आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हम डिवाइडर क्रिएट करते हैं ना, कि तेरी बहू और मैं, मेरी बहू और तू, तो ये जो बहू शब्द से जो बहुत दूर दूर चीज़ चली जाती है। लेकिन जब ये बात बेटी में होती है तो बेटी अपनी होती है, रिश्ता अपना होता है, दामाद भी अपना होता है। दामाद के साथ उतना भेदभाव नहीं होता जितना बहू के साथ होता है। ये मैं हर एक की बात नहीं करती, बट मैं कॉमन स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट समझाती हूँ। तो कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें बेटी की शादी होने के बाद माता पिता का एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आता है, इंडियन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, शादी के बाद आप बदल गए हो। बच्चा कभी नहीं बदलता, सोच विचार बदल जाते हैं, आपके तरीके बदल जाते हैं। शादी के बाद वही माँ की बनाई कोई चीज़ अगर वो नहीं खाता था, वो अगर बहू के आने के बाद खाना शुरू कर देता है, तो माँ वहाँ पे भी कमेंट्स करना कभी नहीं चूकती है कि पहले तो तू ये नहीं खाया करता था, देखा शादी के बाद तू बदल गया। बच्चा बदला कि नहीं बदला पता नहीं, लेकिन हम एवरीडे ये कह कह के उसको बता बता के जताने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ आप अपने घर में अपने परिवार के रिलेशनशिप में बांटते हो, कहते हो, बार बार बोलते हो, आप ये बात समझ लेना कि आप नई चीज़ का बीज डाल रहे हो। जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो आपकी घर की नींव में जाके बीज का काम करते हैं, और उसके बाद जो नई चीज़ें निकलेगी, उस बीज को डालने के बाद जो घर में नया ग्रो होगा, जो घर में नए रिलेशनशिप फूलेंगे फलेंगे, वो उसी बीज का प्रतीक हो सकता है। तो बोलने से पहले बहुत बार सोचना। वास्तु के हिसाब से सबसे पहला रूल्स ये समझ लो कि पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, और पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव लाइफ रहेगी। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव देखने को मिलेगा और नेगेटिव लाइफ रहेगी। सो पॉजिटिविटी की शुरुआत भी आपसे होती है और नेगेटिविटी की शुरुआत भी आपसे होती है। बाहर का कोई व्यक्ति झलस हो और बाहर से कोई नेगेटिविटी आती हो तो हम उसका प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर हम खुद ही नेगेटिविटी को फैलाते हैं तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? क्योंकि हम अनजाने में ही अपने बेटे को शादी के बाद ये लगातार जताते हैं, पहले तो ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो नेगेटिविटी की शुरुआत वहाँ से होती है।
3 तरह के रिलेशनशिप में माता पिता बच्चों के साथ आज के ज़माने में बहुत परेशानी भुगत रहे हैं। पहली बात कि बच्चा एक सर्टेन एज में जाने के बाद कई बार कोई गलत इन्फ्लुएंस में आने के बाद उसको कोई बैड हैबिट लग जाती है, तो माता पिता हर हाल में अपने बच्चे को उस बैड हैबिट से बचाना चाहते हैं। और बच्चा जिस इन्फ्लुएंस में है, जिस किसी की बातों में है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे परिवार की कोई चाची मौसी, दूर का कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा एक्सटेंडेड फैमिली का व्यक्ति हो जो उस बच्चे को मिसगाइड करता हो, लेकिन बच्चा उसी की सुनता हो और हमारी बात नहीं सुनता है, तो उस कंडीशन में घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फादर काम करते हैं, बेटा घर में आराम करता है, बेटा लेजी है, अपनी ज़रूरत पूरी करता है, पैसे खर्च करता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है, तो उस कंडीशन में फादर के लिए बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फादर चाहते हैं कि बेटा राइट टाइम पे सही तरीके से काम पे लग जाए, लेकिन माँ जो होती है वो थोड़ा प्यार से समझाती है। फादर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ वाला नहीं होता है, तो जिस तरह का बिहेवियर, जो एटीट्यूड बच्चे के साथ एक एज उम्र के पड़ाव के बाद जब होता है, तो उसकी वजह से बच्चा उस बात को समझने के बजाय, फादर कहना क्या चाहते हैं उस बात के मोरल को समझने के बजाय कई बार नेगेटिव हो जाता है। हम बात करते हैं वास्तु दोष की। कॉमन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने हमेशा कहा, मैं 1989 से अपने फादर की वजह से इस बिज़नेस के अंदर मैं जॉइंट हुई और ये सब्जेक्ट के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया, और जो भी उनके पास से मैंने सीखा उसकी प्रैक्टिस मैंने 1989 से शुरू की। और उसके बाद आज 2020 तक इतने सालों के दरमियान जो भी केस स्टडी थे अलग अलग कंट्री में, इंडिया हो, लंदन हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो, कॉमन बातें मैंने देखी है कि रिश्ता रिश्ता ही होता है। किसी भी माँ की आंख में जब आंसू होता है वो किसी भी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करती है, माँ का जो पेन होता है वो इक्वली होता है। और उसी तरीके से फादर रोते नहीं हैं, लेकिन उसके भी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी कार्डियक अटैक की वजह लोगों के घरों में उसके बच्चे खुद है। जिस बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, जिस बच्चे को बड़ा करने में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खर्च कर दी, और वही बच्चे अब अनजाने में अपने फादर के लिए हेल्थ इशू का बड़ा रीज़न बन जाते हैं। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है। और जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो समझा नहीं पाते बच्चे को कि आप कहाँ पे गलत हो, और वो भी अपने बच्चों को दुखी देखते हैं और ग्रैंड किड्स को दुखी देख के और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में जो परेशानियां हम आम आदमी की ज़िंदगी में देखते हैं, उसी का सॉल्यूशन लाइव शो के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से, अभी कोविड-19 की वजह से आप घर में हो, परिवार के साथ हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस से काफ़ी लोग गुजर रहे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशन आपके घर पे आएगा, बीवी पे आएगा, बच्चों पे आएगा। ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फिलहाल परेशान हो और बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, तो जाने अनजाने में आपका फ्रस्ट्रेशन उनको देख देख के उसके ऊपर आना स्वाभाविक हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिस घर में बेटे का कमरा, चाहे वो बेटा शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, वो किसी भी वजह से साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में बना हुआ हो, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में बना हुआ हो, और कभी कभी कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर फादर एंड सन के रिलेशनशिप वेस्ट में अगर बेटा 2.5 साल से ज़्यादा रहा हो, साउथ में अगर बेटा जो है वो 1 या 3 साल से ज़्यादा रहा हो, और साउथ वेस्ट में बेटा 2 साल से ज़्यादा रहा हो, तो उस कंडीशन में जो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन हानिकारक होता है। और वो सबसे पहले उस घर में काम करने वाले ब्रेड विनर, घर के मुखिया, चाहे वो फादर हो सकता है, घर की माँ भी सिंगल मदर भी हो सकती है, लेकिन जो आदमी उसको सपोर्ट करता है, जो आदमी बेटे को हर तरह से सपोर्ट करता है, वो बच्चा उसी के विरुद्ध हो जाता है। उसको उसमें हर तरह की कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और वो ऐसे लोगों को यकीन करना शुरू कर देता है जिसने उसकी ज़िंदगी के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बच्चा अपने लोगों से, अपने खुद के परिवार के लोगों से वो विरोधात्मक नेचर वाला हो जाता है, और वो कई बार इतना आक्रामक हो जाता है कि उसके बच्चे की बिहेवियर की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से पेरेंट को साथ कुछ ऐसे केस स्टडी हमने देखे हैं कि इसकी वजह से बेटे ने बाप के ऊपर हाथ उठा लिया और पुलिस केस हो गया, बेटे ने माँ के ऊपर हाथ उठा लिया और पुलिस केस हो गया।
तो उस कंडीशन तक बात चली जाती है कि पूरा घर जो है उसकी वजह से, मिसबिहेव की वजह से तहस नहस हो जाता है। उसके अलावा मैंने कुछ बातें देखी है कि कई बार ऐसा होता है कि मास्टर बेडरूम जो होता है वो आम आदमी की समझदारी में कुछ बातें वास्तु के बारे में इतनी गलत फहमी वाली बैठी हुई है कि वो सोचते हैं कि माता पिता का कमरा जो है वो साउथ वेस्ट में बना दो, और बेटे और बहू को अपने साथ रखने के लिए, ताकि घर छोड़ के चला नहीं जाए, तो इसीलिए बेटे का कमरा जो है उसको भी साउथ वेस्ट में बना दो, और फादर का कमरा नीचे और बेटे का कमरा ऊपर। उल्टा भी हो सकता है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता का कमरा ऊपर और बेटे और बहू का कमरा नीचे। या फिर बच्चा अनमैरिड है लेकिन अभी से घर बना के रखा है कि माता पिता और बेटे का कमरा पैरेलल ऊपर नीचे। इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान मैंने जो कॉमन वास्तु दोष देखा है उसमें मैं आपको कह दूं कि ये बात साउथ वेस्ट की हो, ये बात वेस्ट की हो, साउथ की हो, साउथ ईस्ट की हो या ईस्ट की हो, जहाँ कहीं फादर एंड सन का कमरा ऊपर नीचे एक ही दिशा में पैरेलल होता है, उस तरह के वास्तु दोष की वजह से वो फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप जो होते हैं वो हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिलेशनशिप हमेशा स्पॉइल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम की वास्तु की टिप्स यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के कमरे जो है वो पैरेलल एक साथ ऊपर नीचे एक ही दिशा में नहीं बनाने चाहिए, खास करके कुछ डायरेक्शन जैसे कि साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। ये दिशाओं में अगर आपने कहीं पेरेंट्स का कमरा साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है तो बेटे का कमरा आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हो। कहीं पेरेंट्स का कमरा अपने साउथ में बनाया है तो बेटे का कमरा आप वेस्ट या दूसरी दिशा में कर सकते हो। शुरू से मौका मिल जाए तो मैं तो यही प्रीफर करूंगी कि बेटे की और बहू की नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको आइडियल कमरा दो, ताकि वो अच्छा ग्रो करे, उनको भी उस घर में अपने घर जैसी फीलिंग आए, सुख शांति मिले। लेकिन फादर एंड सन के लिए एक ही जैसा डायरेक्शन चार्ट हो और एक ही तरह की दिशा की बनी हुई पर्सनालिटी हो। तो कई बार जो नए नए वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, जिनको अभी अभी वास्तु सीखा है लेकिन कोई इतने ज़्यादा प्रैक्टिस और तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई बार वो बुक्स में लिखी हुई बातों पे जाते हैं। लेकिन हम लोग घर में जब किचन के बारे में खाना बनाते हैं, ये काफ़ी प्रोग्राम काफ़ी फीमेल सुनते होंगे, उनको पता होगा कि जब हम संजीव कपूर जैसे शेफ़ को सुनते हैं तो उनकी कहानी डिफरेंट होती है। दे लाइक वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं चीज़ों को, वो अच्छी बात है। रेस्टोरेंट होटल रेसिपी डिफरेंट होती है, लेकिन जो घरेलू लोग होते हैं, आम आदमी, आपके और मेरे जैसे लोग, वो जब अपने घर में खाना बनाते हैं तो वो संजीव कपूर को उसकी रेसिपी से नहीं बनाते। वो अपनी जो उन्होंने अपने घर में आम तौर पे जो उसके घर की प्रथा होती है उसके हिसाब से वो खाना बनाते हैं और वो भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन जब उनको लगता है कि आज बहुत मेहमान आ रहे हैं, लेट्स डू समथिंग स्पेशल, तो जब वो स्पेशल करना होता है तब वो जाके रेसिपी को देखते हैं और उसके हिसाब से बनाते हैं। लेकिन एवरी डे का खाना बनाने के लिए कोई भी फीमेल हर रोज सवेरे कुछ ना कुछ चीज़ को ढूंढ के रेसिपी से खाना कभी नहीं बनाती। उसको पता है कि क्या करना चाहिए और उसकी कई बार अपनी एक टेक्निक होती है। ठीक उसी तरीके से वास्तु शास्त्र के अंदर बुक्स में लिखी हुई बातों के अलावा भी कुछ ऐसे खास छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो आदमी को अपने तजुर्बे के बाद पता चलते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो ये वास्तु में बात कॉमन है कि हर व्यक्ति की नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उसके लिए सही दिशा हो उसमें उसका कमरा बनाओ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उस बात को भी कई बार बदलना पड़ता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में इतनी सुविधा है कि वास्तु अपने आप में एक रेमेडियल साइंस है, उसमें काफ़ी उपाय है। ये है ही उपचारात्मक शास्त्र। तो जब कोई चीज़ अपने आप में रेमेडियल साइंस है, मेडिसिन है, उपचारात्मक शास्त्र है, तो उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी ऑप्शन होने चाहिए, काफ़ी वेरिएशन होने चाहिए। कोई एक चीज़ पे आके बात नहीं अटकती है। तो वास्तु में हर व्यक्ति के लिए काफ़ी दिशाएं अच्छी होती है, सिर्फ एक या दो दिशा अच्छी नहीं होती है, काफ़ी दिशाएं अच्छी होती है। तो कई बार ये जो 3-4 दिशाओं के ऑप्शन होते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त हो तो 5-6 ऑप्शन होते हैं, कई बार 2 भी हो सकते हैं। ये मैं स्टैंडर्ड बात बता रही हूँ। तो जब हमें पता है कि फादर के लिए साउथ वेस्ट चाहिए और बेटे और बहू के लिए साउथ वेस्ट चाहिए, तो अगर हमने पेरेंट्स का कमरा साउथ वेस्ट में बनाया है तो फिर बेटी और बहू के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और उसको सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसको साउथ वेस्ट नहीं दे सकते। इसमें कई बार जो मेरे पास कोर्स करते हैं, जो मुझसे सीखते हैं, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि पल्लवी, अगर पेरेंट्स रिटायर है और बेटे और बहू काम करते हैं तो जो आदमी पैसा कमाता है उसको क्यों ना साउथ वेस्ट में सुलाए, क्योंकि उसकी तो लकी दिशा है। लेकिन ना,
अगर आप उस पैसा कमाने वाले को भी साउथ वेस्ट में सुला देते हो तो उसके बाद भी उसके अंदर वो अभिमान आ जाएगा कि वो पेरेंट्स उस बच्चे के साथ रह नहीं पाएंगे। तो कई बार बोलते हैं कि रावण जो इतना बड़ा शिव भक्त था, शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया और उसकी वजह से उसमें शक्ति आ गई। शक्ति आने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि मैं कैलाश पर्वत को एक उंगली पे उठा देता हूँ। अरे भैया, तुमने इसकी तपस्या की, ईश्वर की आराधना की, तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई, तुम्हें और कुछ नहीं समझ में आया और यही सूझा कि कैलाश पर्वत को इसको मैं अपने हाथ पे उठा लेता हूँ। तो शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत से अपने पैरों का एक अंगूठा हल्का सा दबाया और रावण की ताकत नहीं हुई कि वो उस पर्वत को उठा पाया। ये छोटे छोटे दृष्टांत से हमें सीखने को कुछ मिलता है। जब माता पिता ने बहुत अपनी जिंदगी के लिए अपनी सारी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो उनके रिटायरमेंट टाइप पे, उनके जो वृद्धावस्था होती है उस टाइम पे, उनकी जब उम्र एक तकाजे पे पहुंच जाती है, उस टाइम पे उनको आपसे प्यार चाहिए, उनको आपसे सपोर्ट चाहिए। आप ग्रो करोगे, अच्छी बात है, और ज़्यादा ग्रो करो, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि आपने 3 महीने में गाड़ी ले ली, आपने 1 साल में घर ले लिया और माता पिता को पूरी ज़िंदगी में घर बनाते बनाते 35 साल लग गए और आप उसको एवरीडे रियलाइज़ कराओ कि देखा, मैं तो इतनी जल्दी ग्रो हो गया, लेकिन आप तो उसी के ब्लेसिंग की वजह से ग्रो हुए। तो ये जो रिलेशनशिप में ईगो है, पावर है, अभिमान है, ईगोस्टिक बातें हैं, वो अगर बच्चा पैसा कमाता है उसके बाद भी साउथ वेस्ट में सोएगा, तो उस कंडीशन में जो माता पिता उस घर में रहने वाले हैं, रिटायर है या कम पैसा बनाते हैं, तो उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान हमेशा घर को आइडियल बनाने के लिए ये कोशिश की है कि बेटे और बहू भी काम करते हैं और माता पिता के लिए ऑप्शन है, तो आई प्रीफर कि माता पिता घर के जो मुखिया की दिशा होती है वहाँ पे सोनी चाहिए। वो वहाँ पे सो के आपके लिए कुछ हार्मफुल नहीं करेंगे, वो हमेशा ब्लेसिंग ही आपको देंगे। लेकिन बेटे और बहू को उनकी सेकंड डीपेस्ट डायरेक्शन में सुलाने से वो और भी काम कर सकते हैं और भी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने माता पिता का रिस्पेक्ट, अपने बच्चों का प्यार और खुद का रोल, वो तीनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, हिंदू कल्चर जो है वो इस तरह का है जिसमें 3 जनरेशन एक साथ आज के ज़माने में भी रहती है, आज के ज़माने में भी, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बेटे बहू होते हैं और उनके ग्रैंड किड्स होते हैं। तो सारे लोग एक साथ मिलके 3 जनरेशन एक साथ में रहती है। और ये खूबी हमारे रिलीजन में जिस वजह से भी हो, या काफ़ी रिलीजन में है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर एक रिलीजन में है, लेकिन काफ़ी कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ में बिलोंग करती है कि परिवार जो है साथ में मिलकर ग्रो हो सकता है। तो उस कंडीशन में उसके कुछ थंब रूल भी होते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब कभी आप कोई भी तरह के मास्टर बेडरूम या घर का जो एल्डर सन होता है, घर का जो बेटा और बहू होते हैं, शादीशुदा बच्चा है या 25 साल का टीनेजर बच्चा है, या फिर पर्टिकुलर अभी अभी उसने बेटे ने काम शुरू किया है और अभी उसको अपना फ्यूचर बनाना है, तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है उस कंडीशन के अंदर अगर आप बेटे का कमरा जो होता है वो साउथ वेस्ट में रखते हो और माता पिता का कमरा नॉर्थ ईस्ट में रखते हो, तो उस कंडीशन में आप समझ लो कि उनको बहुत जल्द वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत जल्द पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वो उधम मचाता है कि माता पिता उस बच्चे से थक जाते हैं और बच्चा इतना स्टबन हो जाता है कि वो कई बार पेरेंट्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट हो जाता है। तो वास्तु के हिसाब से घर का सबसे बेटा, उसका कमरा साउथ वेस्ट में हो तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष खड़ा करता है। और उसमें भी अगर बड़े बेटे का कमरा साउथ वेस्ट में हो और पेरेंट्स का कमरा किसी वजह से नॉर्थ और ईस्ट में हो, तो उस कंडीशन में उस घर में फादर एंड सन के बीच में एवरीडे क्लैशिंग होता है और घर के अंदर जो ज़्यादा घर की शांति भंग होती है, जो अशांति क्रिएट होती है, वो इस फादर और सन के आर्ग्यूमेंट की वजह से, रिलेशनशिप डिस्प्यूट की वजह से होती है। और उस कंडीशन के अंदर घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती है बाकी और घर के अन्य लोगों के लिए, परिवार के दूसरे लोगों के लिए। तो ये एक बहुत गहरा वास्तु दोष होता है। उसके साथ साथ हमने दूसरे वास्तु दोष के बारे में बात की कि फादर एंड सन दोनों का कमरा एक घर में ऊपर नीचे किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, वो वास्तु दोष की निशानी बन जाता है और फादर एंड सन के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्यूट खड़ा होता है। और काफ़ी गलत वास्तु के बारे में लोगों की मान्यता है, गलत सोच है कि फादर के पेरेंट्स का कमरा साउथ वेस्ट में बना दो, बेटे का कमरा साउथ वेस्ट के बना दो ताकि बेटा घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। गलत सोच है, बहुत ही गलत सोच है। इस तरह की चीज़ें करने से बेटा जो है वो आपके साथ अपने
जो आपसी रिलेशनशिप है, जो एक लगाव है, जो एक अफेक्शन है, जो इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेटे के लिए जो होनी चाहिए वो है, उससे वो दूर हो जाता है और आप कंप्लीटली उससे रिश्ता कट ऑफ कर देते हो। तो दूर, घर से दूर जाने की बात तो बहुत दूर चली गई, लेकिन वो दिल से ही दूर हो जाता है आपसे। तो ये गलत मान्यता है जो लोगों ने अपने हिसाब से खड़ी कर दी है और खुद ही सोच विचार करके उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। सो वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट में पैरेलल, एक दूसरे से ऊपर नीचे, फादर एंड सन का कमरा नहीं हो सकता। और उसमें भी अगर घर 2 स्टोरी है और बेटा फर्स्ट फ्लोर पे है और पेरेंट्स नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, वैसे होना ही नहीं चाहिए पैरेलल टू। उसके बाद हमने कहा कि साउथ वेस्ट में बेटे का कमरा हो और माता पिता का कमरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा में हो, तो उस कंडीशन में भी रिलेशनशिप डिस्प्यूट बना रहता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी वजह से वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर पेरेंट्स का कमरा जो है वो साउथ वेस्ट में बना हुआ है और बेटे का कमरा साउथ में बना हुआ है और दक्षिण दिशा में सोने वाला जो बेटा है उसका जो एज ग्रुप है वो 15 साल से ज़्यादा है, यानी कि बेटा 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, लेस देन 15 ईयर्स के लिए वो चलेगा। लेकिन मोर देन 15 ईयर्स से बड़ी एज ग्रुप का जो अगर बेटा है उसका, तो उस कंडीशन में रिलेशनशिप में बेटा जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा थोड़ा सा रिबेलियस हो जाता है, हमेशा अगेंस्ट बातें करता है, साफ सुथरा घर नहीं रखेगा, जो चीज़ बोलोगे उल्टा करेगा और हमेशा वो उसका जो बिहेवियर होता है वो माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इस कंडीशन में बेटा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, लेकिन उसका मिसबिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ आप उसको करवाने की कोशिश करते हो वो हर तरह की जिम्मेदारी से वो दूर हो जाता है और वो कोशिश करता है कि अपने काम खुद ना करने पड़े और वो ज़्यादातर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और पेरेंट्स की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने बेटे को ग्रो करना चाहते हो, कोई भी एक बड़ी सी कंपनी होती है, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी ले लो, तो उस कंपनी का सीईओ होता है, उस कंपनी का ओनर होता है, जब वो रिटायर हो जाता है और अपने बच्चे को जब वो अपनी जगह दे देता है, तो अपनी कैबिन उस कंपनी का ओनर सीईओ जो होता है वो अपने बेटे को देता है और अपने लिए नेक्स्ट टू कैबिन लेता है और वहाँ पे जाके वो मूव हो जाता है। ये हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा है, हम घर में ऐसा नहीं करते। घर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहे और बेटे को हमेशा हम नेक्स्ट टू पोजीशन पे रखें। तो घर का जो विचारधारा होती है, घर के जो रिलेशनशिप के डेफिनेशन जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से माता पिता रिटायरमेंट लाइफ में हो या किसी भी वजह से वो एक्टिव हो और बेटा भी आपका एक्टिव हो, तो उसमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में अगर किसी भी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा हो, तो अपने घर में पेरेंट्स का कमरा साउथ वेस्ट में रखते हुए उनकी सोने की जो दिशा है वो कोशिश कीजिए कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए और जो बेटे और बहू के सोने का कमरा है उसकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आप साउथ टू नॉर्थ सुलाते हो वो व्यक्ति का ग्रोथ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्लस उसको अपने आप आके अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो और ज़्यादा भागेगा, उसकी सक्सेस और ज़्यादा होगी। वो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और उतना जितना वो आगे ज़्यादा बढ़ेगा उतने उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नाराज़गी, आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन घर के लिए कम होंगे। और जो फादर एंड जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अगर ईस्ट टू वेस्ट होते हैं और वेस्ट टू ईस्ट होते हैं तो उस कंडीशन में काम उनका भी स्लोली स्लोली चलता रहेगा, लेकिन उसको अपने बेटे और बहू की तरह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस लेवल पे उनको जाके अपने घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। अगर वो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि आप चैरिटी के लिए करो, जो मर्जी करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग इनफ मनी। तो ये शब्द सुनने अच्छे लगते हैं एक एज ग्रुप में जाने के बाद, लेकिन उस वक्त अगर बच्चा ये कहे कि नहीं मेरे को इतने मनी शॉर्ट पड़ रहे हैं, मेरे यहाँ पे कमी पड़ रही है, प्लीज़ आप मुझे पैसा दो, तो वो उस एज ग्रुप में जाने के बाद आदमी को सुनना अच्छा नहीं लगता। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बेटा, उसकी बेटी उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े, उससे भी ज़्यादा नाम कमाए, उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए। इस दुनिया में कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मैं फेलियर हूँ तो मेरा बेटा और फेलियर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा कोई नहीं चाहता। वो जिस लेवल पे पहुँचे हैं, जिस मुकाम पे उन्होंने जिस चीज़ को हासिल किया है, वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा उससे भी कम एफर्ट्स में, उससे भी कम हार्डवर्क के साथ, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे, वो चाहते हैं उसको कम हार्डवर्क में बेटे को सक्सेस ज़्यादा मिले, उसको फ़ायदा ज़्यादा मिले।
और उस कंडीशन में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक, छोटी छोटी टिप्स है जो आपको अपने घर में अप्लाई करनी पड़ेगी। लोग वास्तु प्रिंसिपल को बहुत गलत तरीके से घर में अप्लाई करते हैं। मैंने खुद अपने प्रोग्राम में बहुत जगह पे कहा है कि सोने के लिए नंबर 1 पोजीशन साउथ टू नॉर्थ है। आप उसको सुनते हो और आप उसको अप्लाई कर देते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि जो बात बताई गई है उस साउथ टू नॉर्थ सोने के फ़ायदे क्या है, उसकी वजह क्या है। अगर वहाँ पे ये बात चल रही है कि उससे आप ज़्यादा एग्रेसिव काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो, तो ये टेक्निक, ये एडवाइस अपने ऊपर अप्लाई करने के बजाय अपने उस एज ग्रुप में काम करने वाले बेटे, बहू, बेटी, घर का छोटा बेटा, घर का आपका कोई भी भाई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसको आप चाहते हो कि आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसके लिए उस टेक्निक को अप्लाई करो। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले और आपके लेवल पे आके आपसे भी ज़्यादा ग्रो करके जाए, तो आपको अपनी पोजीशन को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी टेक्निक को बदलना पड़ेगा। आप अपने लिए वेस्ट टू ईस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि आप ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान बन जाओ और आप अपने बच्चे के बच्चों का ध्यान रख सको, घर की कुछ और जिम्मेदारी आप उठा लो और आपके बेटे और बहू आपके घर को चलाने में एक मुकाम हासिल कर सके, एक नेक्स्ट लेवल हासिल कर सके। लेकिन अगर हम ही उस दिशा में बिजी रहेंगे, अगर हम उसी तरह की पोजीशन में आएंगे, तो फिर घर के अंदर बहुत सारे घर के ऑनर बन जाएंगे। और जैसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है, वैसे सेम पोजीशन के अंदर एक घर में दो लायन भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक जंगल में भी नहीं होता है तो घर में कहाँ से हो सकता है, बताइए। तो हमेशा हमें आगे चल के अपनी सीट, अपनी जगह किसी को देनी पड़ती है। तो जब एक सर्टन एज ग्रुप के बाद कोई सिंगल मदर हो और वो उन्होंने अकेले अपने हाथ से अपने बेटे को बड़ा किया हो, और वो हर माँ चाहती है मेरा बेटा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, तो उस कंडीशन में मैं यही कोशिश करूंगी कि अगर आज आपका बेटा 25 साल का है, अगर आज आपका बेटा 26 साल का है, कुछ नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, तो भी आप उसकी स्लीपिंग पोजिशन को चेंज करो। उसकी सोने की दिशा तब तक साउथ वेस्ट में मत रखो, अपने पास उस दिशा को होल्ड करो, अपने पास रखो, ताकि एटलीस्ट बच्चा जो होता है उसका एक उस घर के ऑनर के साथ एक लगाव बना रहे, एक स्टैंड बना रहे, और वो कम्प्लीटली रिलेशनशिप से कट ऑफ ना हो जाए और कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद आपके साथ जुड़ा रहे। तो सिंगल मदर हो या पेरेंट्स हो, उनको साउथ वेस्ट में या वेस्ट में अपनी जगह को बनाए रखना चाहिए। और बेटी की पोजीशन जो होती है, सबसे नंबर 1 दिशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से फादर एंड सन के अच्छे रिलेशनशिप के लिए होती है। फादर और पेरेंट्स के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर और बेटी के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अगर बेटे का कमरा नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, पेरेंट्स का कमरा साउथ वेस्ट में बना हुआ है, तो लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में मैरिड व्यक्तियों का, शादीशुदा लोगों का कमरा नहीं हो सकता, विच इज़ ट्रू। कि जब तक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। जब उसकी बेटी की शादी हो जाती है तो आप उस बेटे का कमरा जो है वो नॉर्थ में बना सकते हो या वेस्ट में बना सकते हो। माता पिता का कमरा जब कभी साउथ वेस्ट में हो तो बेटे और बहू का कमरा, या फिर अगर शादी नहीं हुई है लेकिन अगर अनमैरिड बेटा है तो उसका कमरा साउथ ईस्ट में और वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। अगर सब लोग एक साथ ये दिशाओं में आ जाएंगे तो उसके अंदर आपसी मतभेद बढ़ जाएगा और वहाँ पे मतपतांतर जो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर जिस घरों में फादर एंड सन के बीच में क्लैशिंग हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो, नाराज़गी ज़्यादा हो, उनको कुछ खास तरह के, करीबन आप वेट के हिसाब से देखने जाओ तो मोर देन 10 पाउंड बोल सकते हो, रोज क्रिस्टल को साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। और कुछ खास तरह के एमेथिस्ट रॉक जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, चाहे वहाँ पे बेटा सोता हो या ना सोता हो। जब कभी वास्तुशास्त्र के हिसाब से रिलेशनशिप डिस्प्यूट फादर एंड सन के बीच में अगर आपके घर में होते हो, तो उस कंडीशन में साउथ वेस्ट में रोज क्रिस्टल और नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट क्रिस्टल उल्ट रिलेशनशिप को बनाए रखने का काम करता है। रखने का तरीका ऐसा होगा कि साउथ वेस्ट में जो चीज़ आपने रखी है वो मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल से 6 फीट है, तो एमेथिस्ट रॉक हम 4 फीट पे रखेंगे। साउथ वेस्ट पे वो चीज़ अगर हमने 12 फीट पे रखी है तो यहाँ पे एमेथिस्ट रॉक है वो हम 10 फीट पे रखेंगे। तो दोनों का लेवल एक जैसा नहीं होगा, अनइवन होगा। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा झुका हुआ होगा और साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा, और वो डायगनली, प्रॉपर्टी को डायगनली काटना है आपको, और प्रॉपर्टी के डायगनली आपको ये सारी रेमेडी करनी है। उसके अलावा साउथ वेस्ट में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिन घरों में साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल होता है, जिन घरों में साउथ वेस्ट में स्पा होता है, जिन घरों में साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का किचन बना हुआ हो और उसी किचन के ऊपर बेटे और बहू का कमरा होता है,
वहाँ पे जो भी किचन व्यवस्था के ऊपर जो कमरा बना हुआ हो, पति पत्नी का हो, बेटे और बहू का हो, बेटी और दामाद का हो, तो वो रिलेशनशिप के बराबर उस घर में रहने वाले लोगों के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा फार एलिमेंट क्रिएट हो जाता है कि वो लोग कुछ टाइम के बाद जो साथ में मिलके अच्छा हंस के खाना खाते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, वो एक दूसरे के साथ मुंह देखना पसंद नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि घर में आने से पहले एक दूसरे को इग्नोर कैसे किया जाए। सो ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है और वहाँ पे किचन बना हुआ है और सेकंड फ्लोर पे आपके पास बेडरूम है, वो मास्टर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो अगर पैरेलल टू साउथ वेस्ट में किचन के ऊपर कोई भी बेडरूम बना हुआ हो, तो वहाँ पे आपको अपने बेटे और बहू के लिए या फिर 25 साल से बड़ा या 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप का भाई हो सकता है, घर का यंगर सन हो सकता है, घर का एल्डर सन हो सकता है, मिडिल सन हो सकता है, उसका कमरा हो सके वहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार अनजाने में रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे वास्तु दोष है जो रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए हमें लोगों में गलतियां नहीं दिखती है, उस घर के वास्तु दोष में ज़्यादा दिखती है। साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल, साउथ वेस्ट में खड्डा, साउथ वेस्ट में हॉट स्पा जो होता है, जो हम स्विमिंग पूल का एक फीचर्स है, वाटर फीचर्स है, जो गर्म पानी का हिस्सा है, और अगर आप उसका लगातार यूज़ करते हो, बना है लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो बात बदल जाएगी। लेकिन अगर हॉट स्पा बना हुआ हो, फायर प्लेस बनी हुई हो, इलेक्ट्रिकल पैनल बनी हुई हो, कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बना हुआ है, आप हॉस्पिटल के ऑनर हो, आप डॉक्टर हो, आप मोटल के ऑनर हो, होटल मोटल इंडस्ट्री के साथ काम करते हो और आप अपने बेटे के साथ वहाँ पे जाके अपना बिजनेस करते हो, और अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बिल्डिंग के बाहर इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा सा ट्रांसफार्मर बना हुआ हो, पेडेस्टल बना हुआ हो, साउथ वेस्ट बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल बनी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर फादर एंड सन जो एक साथ जिस प्रॉपर्टी पे बैठ के काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने शुरू हो जाते हैं। मेरे होटल मॉडल इंडस्ट्री के बहुत क्लाइंट्स हैं। मैंने जहाँ कहीं देखा है कि आपसी रिलेशनशिप में फादर एंड सन या हस्बैंड एंड वाइफ का नेचर थोड़ा सा विरोधात्मक है, डेट ऑफ बर्थ से उसका एलिमेंट पता चल जाता है कि इतना हंस के बात करने वाले लोग एक्चुअली किस तरह से आपस में बातें करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि इनका रिलेशनशिप जो होता है वो इस बिजनेस लोकेशन की वजह से डैमेज हो जाएगा और परेशान हो जाएंगे, तो हम लोग रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर उनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो मैं उनको जानबूझ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेटे को इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट दो और आप इस प्रॉपर्टी पे रहो, तो हम वहाँ पे उनको स्प्लिट कर देते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों का वर्क प्लेस जो है वो बदल जाता है। और जो फादर एंड सन एक जगह पे बैठ के काम करते थे, वहाँ पे उनके बजाय किसी एक और मैनेजर को रख देते हैं जो थर्ड पार्टी होती है, घर परिवार का हिस्सा नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं लगता है, तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस कमर्शियल प्रीमाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर या कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक का पेडेस्टल या कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल पैनल की व्यवस्था बनी हुई हो, उस प्रॉपर्टी पे एक साथ फादर एंड सन को काम नहीं करना चाहिए। ये बात हस्बैंड वाइफ के लिए भी है। अगर हमें लगता है कि इस तरह के प्रीमाइसिस में पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो हम उनके रिश्तों को प्रायोरिटी देने के लिए या हस्बैंड को या वाइफ को, दोनों में से एक व्यक्ति को वहाँ से कोशिश करते हैं कि उनका वर्क आवर्स बहुत ही डिफरेंट हो या दोनों साथ में मिलकर उस प्रॉपर्टी पे काम ना करें, क्योंकि पैसे से ज़्यादा वो अपना लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आके डिस्टर्ब कर देंगे और नए इशू खड़े हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में, मैं काफ़ी मेडिकल हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करती हूँ, मेरा डॉक्टर क्लाइंट का बहुत बड़ा ग्रुप है। तो हमने देखा हुआ है कि जब हॉस्पिटल बिल्डिंग होती है तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसमें वो डॉक्टर है, वाइफ डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, तो कई बार हम उनके लिए डेंटल क्लिनिक बनाते हैं, कई बार हम उनके लिए कोई कार्डियक वगैरह हॉस्पिटल बनाते हैं, रेगुलर हेल्थ केयर की काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हम लोग अर्जेंट केयर वगैरह बनाते हैं। तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का गहरा वास्तु दोष हो, वहाँ पे हम कभी भी साथ में फादर और सन को काम करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि जो खटरा, जो डिस्टर्बेंस, जो डिस्प्यूट वहाँ से खड़े हो जाएंगे, उसके नेगेटिव रिफ्लेक्शन घर में आएंगे और बाकी के घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको उस परेशानी का सामना भुगतना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस प्रीमाइसिस के अंदर, कोई भी होटल मोटल के अंदर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल बना हुआ हो, साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल पेडेस्टल हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हो, तो वहाँ पे एक ही परिवार के दोनों लोगों को एक साथ मैनेजमेंट के अंदर या एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहिए।
अभी कुछ दिनों पहले मैं नॉर्थ कैरोलिना गई हुई थी। तो वहाँ पे हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग को विज़िट किया। वो कमर्शियल बिल्डिंग का काम ये था कि वहाँ पे जो किसी चीज़ का रॉ मटेरियल बनता था। इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी, यूएस का सबसे बड़ा फूड इंडस्ट्री का एक एम्पायर उससे चलता है। शायद प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसका नाम यूज़ करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि काफ़ी जाना माना फूड फ्रेंचाइजी के लिए वो लोग वहाँ पे उसकी बेकरी चलाते थे, वहाँ पे उसका खाना बनता था और वो खाना बन के वो सारे स्टोर में जाता था। तो इस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के अंदर जो व्यक्ति काम करता था, वो जगह का ओनर जो था वो 35 साल से वहाँ पे काम करता था। उसका बेटा 20-22 साल का था। उसने ज़बरदस्ती, वो बेटा वहाँ पे आना नहीं चाहता था, फिर भी उसको अपने बिजनेस में खींच लिया कि नहीं, आप इधर आओ और इससे सीखो और यहाँ पे मेरे साथ काम करो और आगे चल के इस तरह का आप दूसरा यूनिट जो है वो मैं आपके लिए बना के दूंगा। लेकिन जितने टाइम तक फादर ने अपने बेटे को बिजनेस सिखाने के लिए अपने साथ जोड़ दिया और अपने पास बुला लिया, काम करना शुरू किया, जैसे जैसे वक्त आता गया, जैसे जैसे वक्त निकलता गया, बेटा उस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बजाय अपने पिताजी से भागने के हर तरह के हथकंडे ढूंढना शुरू कर गया। उसका दिल करता था कि सुबह में उठ के कभी अपने फादर की प्रीमाइसिस में जाके काम ना करे, उसको बाहर जाके कोई भी तरह के उसी स्टोर में जहाँ पे वो लोग ये सप्लाई करते थे उस जगह पे जाके $10 का काम करना मंजूर था, लेकिन अपने फादर के साथ उसको काम करना मंजूर नहीं था। तो उसके पिताजी ने अपने बिजनेस में जो भी परेशानी होती थी उसकी वजह से कंसल्टिंग करवाया। बात तो उनको पता ही नहीं थी कि उसके बेटे के दिमाग में चलता क्या था। जब उसके बेटे की डेट ऑफ बर्थ से उसका डायरेक्शन चार्ट मैंने देखा तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बेटा हर कदम से अपने फादर से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन पिताजी के इन्फ्लुएंस में, पिताजी के कही हुई बातों के हिसाब से चलने में उस बेटे के अंदर जो तेज था, रोशनी था, ब्राइटनेस था, उसका जो फ्यूचर था वो यहाँ पे डैमेज हो रहा था। पहली बात ये थी कि बेटे ये बिजनेस को करना नहीं चाहता था और वो फूड इंडस्ट्री का लड़का नहीं था, और जिस सब्जेक्ट का वो बेटा था वो उसके पिताजी को उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था कि ये लड़का इसमें अच्छा काम कर सकता है। जब बातचीत करनी शुरू की और जो बिज़नेस के बारे में हमने बातें की तो सबसे पहले मैंने उनको कहा कि आप अपने बेटे को इस बिज़नेस में मत खींचो, फूड इंडस्ट्री इसके लिए सूटेबल नहीं थी। जब मैं उस प्रॉपर्टी में एंटर की और पूरा प्रॉपर्टी देख रही थी, उसके पिताजी ने रूम में ऑफिस में जब बात करते वक्त सभी को हम लोग जो प्राइवेसी से डिस्कशन कर रहे थे, कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करते थे, तब सिर्फ एक ही आदमी को रखा था बाजू में, अपने बेटे को। लेकिन ये सारी सिचुएशन के दौरान बेटा सब चीज़ को इग्नोर करके हमारे साथ बैठा था, उसका किसी चीज़ में फिजिकली मेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसे अनजान आदमी की तरह घूमता था। लेकिन जब मैंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि ये लड़के को इस बिजनेस में मत खींचो, उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन मेरी बातों पे आ गया और उसने इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उसको इतना इंटरेस्ट पड़ा, चेयर खींच के हमारे बाजू में आके बैठ गया। फिर मैंने उसके पिताजी को बताया कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस के उसके लिए सूटेबल होते हैं। आप फूड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो, अच्छी बात है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका बेटा भी फूड इंडस्ट्री में आ जाए। हो सकता है कि आपके बेटे के लिए रियल एस्टेट डेवलपर या कंस्ट्रक्शन लाइन बेटर हो, और अगर आप उसको थोड़ा सा उसको जाने दोगे, वो पहले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ेगा, काम करेगा, सीखेगा और उसके बाद वो अपनी तरह से सेल्फ मेड बन के, जैसे आप सेल्फ मेड हो वैसे ही बेटा सेल्फ मेड है। अगर आपके बेटे के जन्माक्षर में, हॉरोस्कोप में, अगर आपके बेटे के लक में ये बात लिखी है कि वो सेल्फ मेड बनेगा, और अगर आप पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, गैस स्टेशन के ऑनर हो, 350 गैस स्टेशन है, आपके पास 5-6 मोटेल है, लेकिन जैसे आप सेल्फ मेड थी वैसे अगर आपकी बेटी की कुंडली है, कहती है कि उसको सेल्फ मेड बनना है, तो फिर आप उसको जबरदस्ती खींच के उसके सर पे थोप पे कितनी भी कोशिश करोगे चीज़ों को डालने की और उसको अपनी गद्दी पे बिठाने की, अपने सिंहासन पे बिठाने की, लेकिन वो बच्चा नहीं बैठेगा क्योंकि उसकी भी कुंडली ऐसा बोलती है कि वो भी सेल्फ मेड है। तो ऐसा होता है, लेकिन हम ये प्रेशराइज करते हैं कि आपका बच्चा वही काम करे जो आपको आता है, लेकिन आपका बच्चा वो भी काम कर सकता है जो आपको नहीं आता है। और आपके फील्ड में अगर फूड इंडस्ट्री हो तो हो सकता है उस बेटे के फील्ड में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो सकता है और वो अमेरिका का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उसको जाने देना पड़ेगा, अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और आप अपने लिए कोई भी राइट हैंड ढूंढ सकते हो, कोई भी वर्कर्स ढूंढ सकते हो जो आपकी कही सुनी बातों के हिसाब से आपके लिए काम करें, लेकिन यही प्रेशराइज करके अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करते हो तो उसका माइनस पॉइंट, उसकी नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के बिहेवियर में आ सकती है, क्योंकि वो सफोगेट आपसे। लेकिन जिन लोगों के बारे में मैं आपको बात करी, वो लोग इतने सलीके वाले, इतने ही
रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी कि बेटे में वो जुर्रत नहीं थी, बेटे की वो हिम्मत नहीं थी कि अपने फादर के अगेंस्ट जा सके। लेकिन मेरी बातों से बच्चे को बढ़ावा मिल गया और मैंने उसके फादर को बोला कि आप मेरे को इतने टाइम से जानते हो, आपको ये पता है कि जिस दोस्त के रेफरेंस से आपने मुझे बुलाया है, हमने लोगों को ज़ीरो से खड़ा किया है, तो उसके ऊपर उसको हमने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को फॉलो किया है। तो पहली शुरुआत इस फूड इंडस्ट्री के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन ये लड़का यहाँ पे नहीं चाहिए। और उसके बेटे के लिए उसके फादर ने जब अच्छी तरीके से समझा कि उसका फ्यूचर उससे भी ज़्यादा ब्राइट है, तो वो बात उसको पसंद आ गई। बेटा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो बात बेटे को पसंद आ गई, तो दोनों को अपने काम की चीज़ें मिल गई और दोनों उस बात पे एग्री हो गए कि जो जिसका भविष्य, जो जिसका फ्यूचर, उसको वहीं पे जाने देना चाहिए। उसको जोर जबरदस्ती करके आप अपने पास नहीं रोक सकते हो। वास्तु के हिसाब से सबसे पहले समझने लायक बात यह है कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप बिलोंग करते हो, जिस नेचर ऑफ बिजनेस को आप जानते हो, उसके अलावा भी दुनिया है। तो अगर आपका बच्चा कोई अपनी हिसाब से किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, तो फादर होने के नाते आपको उस बात के लिए एक मौका देना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा गिरे नहीं। अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो कभी सीखेगा नहीं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हर पेरेंट सर्टेन एज के बाद चाहता है कि नहीं, आप अपने हिसाब से ग्रो नहीं हो सकते, मैं पैसे नहीं दूंगा, आप पैसे नुकसान कर दोगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने ही बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना भूल जाते हैं और डर बैठ जाता है। डर इस बात का है कि पैसे का नुकसान होगा, डर इस बात का है कि वो फेलियर हो जाएगा। अगर मेरा बना बनाया बिजनेस ले ले तो अच्छा है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं कि फादर जिस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, बेटे ने किसी और ही सब्जेक्ट में उससे भी 3 गुना ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की। लेकिन वो माता पिता ने अपने बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसको जाने दिया और उसको अपने हिसाब से आगे चलने की इजाज़त दी और खुशी से दी। ऐसा नहीं है कि परमिशन की बात है, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। जबकि काफ़ी ऐसे घर होते हैं जिसमें माता पिता अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सबसे पहले कोशिश करो कि अगर माता पिता का कमरा साउथ वेस्ट में बना हो तो बेटे का कमरा नॉर्थ ईस्ट में हो, जब तक शादी नहीं हो जाती। जब बच्चे की शादी हो जाती है तो कोशिश करनी चाहिए कि माता पिता का कमरा अगर साउथ वेस्ट में हो तो बेटे का कमरा उसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आइडियल दिशा हो उसमें हो। लेकिन अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके लिए साउथ अच्छा हो, साउथ ईस्ट अच्छा हो, तो उसमें ना रखते हुए कई बार अगर नॉर्थ वेस्ट अच्छा हो तो भी वहाँ पे रख सकते हो। अब आते हैं कॉमन वास्तु के बारे में, जो लोगों की गलत मान्यता है। लोगों को लगता है कि अगर बेटे को नॉर्थ वेस्ट में सुला दोगे तो घर के बाहर भाग जाएगा, बीवी को लेके भाग जाएगा और घर में नहीं रहेगा। गलत सोच है। अगर माता पिता का कमरा साउथ वेस्ट में बना हुआ है और बेटे और बहू के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट उसके लिए लकीएस्ट डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में बेटे और बहू का कमरा नॉर्थ वेस्ट में बनाने से बच्चे भाग नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे वहाँ पे कुछ ऐसा इस तरह से अपने करियर में इन्हांसमेंट, इम्प्रूवमेंट करेंगे, करियर में ग्रोथ करेंगे कि उसको देख के आपको उसके लिए प्राउड फील होगा, आपको उसके लिए खुशी फील होगी। आमतौर पे कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में लड़कियों का कमरा बनाते हैं ताकि लड़कियां शादी करके विदा होती और ससुराल जाती है, विच इज़ ट्रू। लेकिन कई बार अगर आपके घर में बेटे और बहू का डायरेक्शन चार्ट उस दिशा के साथ बिलोंग करता हो और बेटी की शादी ऑलरेडी हो चुकी हो और वो कमरा खाली है आपके पास, तो आपको डेफिनेटली अपने बेटे और बहू को देना चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल आपके साथ उस घर में रहते हैं और बेटी ऑलरेडी शादी करके चली गई है। तो जो अच्छी दिशा होती है, जो लकी दिशा होती है, जो ऑस्पिशियस डायरेक्शन आपके लिए होती है, उसी दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाने से, उसी दिशा में बच्चों के कमरे बनाने से उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है। तो फादर एंड सन के रिलेशनशिप के लिए वास्तु में छोटे छोटे इतने सारे रेमेडियल चीज़ें बताई गई है। मैंने तो अभी आपको स्टोन का बोला क्योंकि मुझे किसी एक आई थिंक सो सतविंदर जी ने, किसी एक व्यक्ति ने फेसबुक पे मैसेज किया था कि जो आज आपका सब्जेक्ट है उसमें कुछ स्टोन के बारे में सलाह देना, ताकि वो आसानी से अपने रिलेशनशिप को बच्चों के साथ फिक्स कर सके, अच्छा बना सके और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सके। डिस्प्यूट के लिए साउथ वेस्ट टू साउथ वेस्ट सबसे बड़ा रीज़न है। किचन के साथ साउथ वेस्ट में बेटे और बहू का कमरा सबसे बड़ा रीज़न है। साउथ वेस्ट में माता पिता हो या साउथ वेस्ट में बेटे बहू हो और माता पिता का कमरा वेस्ट में पड़ता हो और साउथ ईस्ट में पड़ता हो, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में कुछ खास तरह के ईगो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं और रिलेशनशिप में उसकी वजह से डिस्प्यूट बन जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका कमरा या माता पिता का कमरा सबसे पहले साउथ वेस्ट में बनाइए। अगर साउथ वेस्ट कमरे में दिशा है ही नहीं आपके पास, तो सेकंड आप वेस्ट में बना सकते हो। अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा हो
कि आपके पास साउथ वेस्ट में भी कमरा नहीं है, आपके पास वेस्ट में भी कमरा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप माता पिता का कमरा साउथ में बना सकते हो। और उसके बाद जो सेकंड द बेस्ट डायरेक्शन या फिर फर्स्ट द बेस्ट डायरेक्शन बेटे के लिए बनती हो या बेटे और बहू के लिए बनती हो, वहाँ पे अगर आप कमरा उनका बनाते हो तो सभी का सक्सेस, सभी का ग्रोथ एक जैसा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माता पिता अगर रिटायरमेंट लाइफ में है या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी कम करना चाहते हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो खास करके उनकी अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट के कमरे में या वेस्ट के कमरे में स्लीपिंग पोजीशन है वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से रखनी चाहिए। और बेटी और बहू की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उनके लिए आइडियल दिशा सोने की साउथ टू नॉर्थ रखनी चाहिए। एंड समटाइम्स अगर माता पिता ईस्ट टू वेस्ट होते हैं तो बेटे और बहू की वेस्ट टू ईस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली बात यह है कि एक तरफ से बेड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हो। और बेटे और फादर, मतलब कि बेटा और फादर, ग्रैंड पेरेंट्स और फादर, यहाँ पे बात सिर्फ बेटे और फादर के बारे में नहीं चल रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके भाई का बेटा हो, आपने उसको अडॉप्ट किया हो अपने बेटे की तरह, और अगर आप उसको अपने घर में रख रहे हो तो भी वो घर का बेटा ही हुआ। अगर आपका छोटा भाई हो और वो आपके साथ बहुत सालों से रहता हो, आप बड़े भाई हो लेकिन आप माता पिता की तरह अपने छोटे भाई की आपने परवरिश की है, और अगर आप चाहते हो कि वो आपका बेटा ही है छोटा भाई और वो अपनी तरीके से ग्रो करे और इंडिपेंडेंट आगे बढ़े, तो उनके लिए भी सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि घर का जो मुखिया होता है, घर का जो एक उम्र के पड़ाव के बाद की पर्सनालिटी के जो कपल होते हैं, वो अपने आने वाले फैमिली का जो फ्यूचर होता है, घर का छोटा भाई हो सकता है, घर का बड़ा बेटा हो सकता है, घर का मिडिल सन हो सकता है, घर का यंगर सन हो सकता है, तो उस परिवार में आने वाले घर के फ्यूचर के लिए जो भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको वास्तु की छोटी छोटी टिप्स अप्लाई करने से बच्चे हमेशा उस परिवार का नाम रोशन करते हैं और आपको उससे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। मैंने ऐसे काफ़ी घर देखे हैं जिसमें फादर सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं, लेकिन बेटा जो होता है वो कोई ख़ास बड़ा काम नहीं कर पाता है, वो हमेशा लाइफ टाइम अपने फादर का डिपेंडेंट होता है और फादर बिना सोचे समझे उसको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हैं सिर्फ एक लगाव के लिए, कॉन्स्टेंटली उसके शादीशुदा लाइफ में भी इंटरफेयर करते हैं सिर्फ एक लगाव के लिए, ताकि मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो मैं होता है वो एक एज के बाद बदलना चाहिए, और इसीलिए वास्तुशास्त्र में उसके छोटे छोटे काफ़ी उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले हमने रोज क्रिस्टल और एमेथिस्ट रॉक के बारे में बताया जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से मकान में गलत तरह के कमरों की व्यवस्था की वजह से फादर एंड सन के बीच में रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होता हो, ऐसे लोगों को घर के सेंटर पार्ट के अंदर, ब्रह्म स्थान के अंदर कुछ खास तरह का क्रिस्टल शैंडलियर का उपयोग करना चाहिए। अगर घर की हाइट बहुत ही कम हो और ब्रह्म स्थान में अगर आप शैंडलियर नहीं लगा सकते हो तो आप वहाँ पे वॉल माउंट लाइट्स भी लगा सकते हो, या फिर क्रिस्टल के जो ब्रैकेट लाइट्स होते हैं जो दीवानों के राइट और लेफ्ट साइड वॉल पे लगते हैं उसको ब्रैकेट लाइट बोलते हैं, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पे उस क्रिस्टल ब्रैकेट लाइट का प्रयोग करने के बाद शाम को 7 बजे से लेकर जब तक अंधेरा हो जाता है, अप टू 9 ओ क्लॉक, 9:30, 10 ओ क्लॉक, जब तक आप सोने नहीं जाते हो, तब तक वहाँ पे उस क्रिस्टल लाइट से रोशनी होनी चाहिए, वहाँ पे उस लाइट का उपयोग होना चाहिए, वो लैंप जलने चाहिए। अगर उस लैंप को आप यूज़ करते हो, अगर उस लाइट का आप यूज़ करते हो एवरी नाइट, तो वो भी रिलेशनशिप डिस्प्यूट में आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा और उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देता है। उसके अलावा अगर माता पिता का कमरा साउथ वेस्ट और बेटे का कमरा भी साउथ वेस्ट में बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्रिस्टल की जो रॉ रॉक होते हैं, क्रिस्टल 2 तरह के आते हैं, एक होता है फिनिश रॉक, एक होता है रॉ रॉक। रॉ रॉक जो होता है वो बहुत ही रफ फॉर्म में आता है, जो डल वाइट होता है, एकदम शाइन टोन में डायमंड की तरह चमकता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही डल वाइट होता है। तो जहाँ पे भी साउथ वेस्ट में फादर एंड सन का कमरा ऊपर नीचे एक ही दिशा में हो, जहाँ पे भी माता पिता, पेरेंट्स और बेटी का कमरा वेस्ट में ऊपर नीचे एक ही दिशा में बना हुआ हो, जहाँ पे भी घर के अंदर साउथ यानी दक्षिण दिशा में माता पिता का कमरा एक साथ ऊपर नीचे बना हुआ हो, और जहाँ कहीं साउथ ईस्ट में माता पिता का कमरा और बेटे और बहू का कमरा या फिर एल्डर सन का कमरा या घर के ब्रदर का कमरा एक ही दिशा में बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों ऊपर और नीचे वाले कमरे के अंदर जाके 260 डिग्री पे आपको रॉ क्रिस्टल को रखना पड़ेगा।
रॉ क्रिस्टल के काफ़ी बड़े बड़े पीसीस आते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा क्रिस्टल 10 पाउंड क्रिस्टल नहीं चलेगा, क्योंकि 10 पाउंड बहुत ही लेस क्रिस्टल होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी रॉक का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस तरह का मोर देन आप ये कह सकते हो कि मोर देन 25 पाउंड से ज़्यादा वेट वाली चीज़ें होनी चाहिए कंपल्सरी। एंड 260 डिग्री पे काफ़ी टॉल एंड हैवी चीज़ों को रखना है, और उसके ऊपर एक शेल्फ लगानी है, और शेल्फ के ऊपर जाके आपको बड़ा सा रॉ रॉक का पीस जो है वो क्रिस्टल का रखना है। रॉ रॉक, फिनिश नहीं चाहिए, रॉ रॉक। तो अगर ऊपर नीचे एक ही दिशा में अगर वहाँ पे कमरे बने हुए हो तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। दिशा मैंने आपको 4 बताई, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ और साउथ ईस्ट। और कमरे अगर पैरेलल ऊपर नीचे बने हुए हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले तो क्रिस्टल रॉक का उपयोग करोगे 260 डिग्री पे। 260 डिग्री पे टॉल एंड हैवी चीज़ को रखना है, और उसके ऊपर शेल्फ लगा के आपको रॉक का उपयोग करना है। दूसरी बात, जो भी फ्लोर पे वो कमरे बने हो, जैसे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे जिस कलर का उपयोग किया गया था सेकंड फ्लोर पे वो सिमिलर कलर नहीं हो सकते, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट कलर हो सकते हैं, लेकिन वही दिशा के कलर होने चाहिए। दिशा के एलिमेंट की बात चल रही है, साउथ वेस्ट हो तो उसके, वेस्ट हो तो उसके, लेकिन एक ही कलर कॉम्बिनेशन में वो 2 कमरे नहीं बनाने चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेड की जो पोजीशन होती है वो एक जैसी दोनों कमरों के अंदर नहीं होनी चाहिए। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर एक ही दिशा के अंदर कमरे बने हुए हो तो कोई भी तरह का कैश, पैसा, फाइनेंस दोनों कमरों में एक साथ नहीं होना चाहिए। या तो अगर आप पेरेंट्स को बिलीव करते हो तो पेरेंट्स के कमरे में बना सकते हो, और बेटे बहू को अपना कैश, अपना फाइनेंस, अपनी कोई भी चीज़ के लिए दूसरा कमरा, या बेटे को अपना ऑफिस व्यवस्था के अंदर वो कमरा बना सकता है। लेकिन पैसा, कैश, फाइनेंस दोनों एक जगह पे नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप वहाँ पे एक ही दिशा में ऊपर नीचे रखोगे वो एक ही सेम दिशा में रही हुई चीज़ की वजह से डिस्प्यूट की वजह बन जाएगा। तो पैसे की वजह से झगड़ा घर में फादर एंड सन के बीच में कतई ही नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि सेविंग्स, सेफ बॉक्स, वैल्यूएबल चीज़ों का स्टोरेज ऊपर नीचे एक दिशा में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के उपाय से आप अपने घर में शांति बनाए रख सकते हो, और फादर एंड सन के रिलेशनशिप को, दो भाइयों के रिलेशनशिप को, घर का बड़ा बेटा, मिडिल सन और यंगर सन। यहाँ पे बात समझना है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, और अगर आपकी पहली बेटी है, एल्डर डॉटर है, और आपका सेकंड चाइल्ड अगर आपका बेटा है, तो भी बात यहाँ पे वो एल्डर सन के अंदर ही आएगी, क्योंकि वो सबसे घर का बड़ा बेटा है। लेकिन अगर आपके घर में एल्डर सन है, फिर मिडल में आपकी बेटी है, और फिर यंगर सन है, तो फिर यहाँ पे बात आपके एल्डर सन के बारे में आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के मुखिया जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने ब्रेड विनर होने के साथ साथ अपने बेटे को अपना मुकाम देने के लिए कुछ उम्र के बाद कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और सारी चीज़ एक जैसी आइडेंटिकल सेम नहीं होनी चाहिए। बदलाव जो होता है वो परिवर्तन है, बदलाव जो होता है वो हमेशा आसपास के इंटीरियर डेकोरेशन के, कमरे के बदलाव से, रख रखाव से, प्लेसमेंट पोजीशन से, जितना बदलाव आप अपने घर में सही तरीके से करोगे उतना ही बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो स्टबर्ननेस अगर आपको अपने घर में अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप से अगर आपको दिखते हो, तो वो सेम कलर्स कॉम्बिनेशन, वो सेम चीज़ों का प्रयोग कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। ताकि छोटी छोटी वास्तु की टिप्स से अगर आप अपना मनमुटाव दूर कर सकते हो तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। आदमी के जीवन में वैसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, ग्रहों के ऊपर ब्लेम करने के बजाय, कोई भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल ब्लेम करने के बजाय, छोटी छोटी टिप्स से अगर आप अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हो तो उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। और वही हमारा प्रयास है इस लाइव शो के माध्यम से कि आपको सही दिशा में गाइडेंस दिया जाए। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। काफ़ी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने वेट करते हुए यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अभी हम वन बाय वन, जैसे हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। सबसे पहले वैशाली जी हैं। वैशाली जी ने हेलो कहा है। नमस्कार वैशाली जी, वेलकम टू वास्तु लिविंग मैम। उसके बाद हमारे पास मनप्रीत संधो है। मनप्रीत संधो ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जसप्रीत कौर 23 Jalandhar, Punjab. She got divorced last year. Want to know about her future and now can we help to start life? यहाँ पे मनप्रीत जी जसप्रीत कौर को हेल्प करना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है, और बात यहाँ पे रिलेशनशिप डिस्प्यूट का है। आज हमारा पॉइंट ही यही था। टाइम ऑफ बर्थ 1:08 PM संडे। जसप्रीत कौर,
आपने ये नहीं लिखा है कि जसप्रीत कौर कौन सी दिशा में रहती है और कहाँ रहती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जितना इन्फॉर्मेशन है उतना काफ़ी है। जलंधर में पैदा हुए हैं, पंजाब में, ठीक है। जसप्रीत जी के बारे में देखते हैं। मैं आपको जसप्रीत के बारे में एक बात बता दूं कि जसप्रीत जो है वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन ये भी थोड़े से शॉर्ट टेम्पर है। मनप्रीत, ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं जसप्रीत के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना चाहती हूँ, बट मैं पॉजिटिव इसलिए बताती हूँ कि जसप्रीत का आने वाला साल 2021 का बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप दोबारा शादी करवाने के लिए सोचते हो तो 2021 इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर हर। लेकिन यही स्वभाव, यही पर्सनालिटी, यही रवैया और यही एटीट्यूड अगर दोबारा रहेगा तो परेशान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कई बार हम जाने अनजाने में हम डिवोर्स के लिए बहुत सारी वजह ढूंढते हैं, राइट, कि हमेशा सामने वाले का फॉल्ट होता है, विच इज़ ट्रू के होता है। लेकिन कई बार हमारा फॉल्ट ये होता है कि हम चीज़ों को बहुत ही स्ट्रेच करते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। अगर किसी बंदे से गलती हो जाती है, विच इज़ ओके, उसने अपोलोजाइज़ किया, सॉरी किया, मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, तो उसको खींच के अगर सामने वाला पार्टनर उसको लंबी करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, तो रिश्ते टूट सकते हैं। सो थोड़ा सा नेचर में दोनों तरीके से एडजस्टमेंट वाला स्वभाव, समझने का तरीका, एडजस्टमेंट भी नहीं लेकिन मैच्योरिटी का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कर सकते हो कि जसप्रीत जो है उसका बेडरूम फ़िलहाल अपने घर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में बनाओ, और इसकी सोने की व्यवस्था जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रख सकते हो या साउथ टू नॉर्थ रख सकते हो। तो उस कंडीशन में जो आने वाली नई अपॉर्चुनिटी है उसमें उसको दोबारा शादी के लिए अच्छा माहौल मिल जाएगा। और अगर आपके पास घर में नॉर्थ के लिए कमरा किसी वजह से ना बना हुआ हो तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है जसप्रीत के लिए नॉर्थ वेस्ट। ये दोनों में कहीं पे भी आप उसका कमरा बनाओ, सोने की दिशा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट हो सकती है, साउथ टू नॉर्थ हो सकती है। और उसको कोई भी वुड की बनी हुई चीज़ें या एक ग्रीन कलर का स्टोन आता है जिसको जेड बोलते हैं, जेड की बनी हुई काफ़ी ज्वेलरी आती है मार्केट में, जेड के बने हुए नेकलेस आते हैं। आप जेड प्लांट डालोगे आपको मिल जाएगी उसके बनी हुई जेमस्टोन ज्वेलरी, वो आप उसको पहनाओ 2021 आने से पहले, और शादी हो जाने के बाद 1 साल तक उसको बोलो कि ये पहने रखे। उससे स्वभाव में काफ़ी हद तक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और दोबारा रिलेशनशिप बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए, सामने वाले लड़के की डेट ऑफ बर्थ को मैच करना है, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो और हमारी कोशिश रहेगी कि आप जसप्रीत को एक अच्छा लाइफ पार्टनर दोबारा मिल जाए। सो गुड लक फॉर जसप्रीत। उसके बाद यहाँ पे सुनीता भटाड़ा जी एक बार और हमारे साथ है। नमस्कार सुनीता जी। मिस हारून जो इस प्रोग्राम के फैमिली फैमिली बोल सकते हो आप इनको, बस यही मैं कहूँगी क्योंकि ये सब सुनीता भटाड़ा, मिस हारून, ये सब हमारी फैमिली है इस लाइव शो की। और उन्होंने यहाँ पे हाय पल्लवी जी, सो गुड टू सी यू अगेन, सेम हियर मैम। मनप्रीत संधू, हाय पल्लवी जी, माय बॉयलर इन माय किचन, ओके, storage which is the forward to the west, can you please give me the remedy for it? Okay, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है शायद हमने आपको मिस हारून किचन के बॉयलर के लिए कुछ रेमेडी बताई थी, लेकिन नहीं बताई हो तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं। 15 सितंबर सो अभी आपका बर्थडे गया मिस हारून, आई एम सॉरी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हम ज़रा आपका बर्थडे विश करने में थोड़े से लेट है, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, लेकिन बिलेटेड बर्थडे, आप हमेशा खुश रहे, ये दुआ है मेरी आपके लिए, मेरी और मेरी वास्तु लिविंग टीम की ओर से, और ये जो भी हमारे व्यूअर्स है सभी की ओर से, कि आप खुश रहें और आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू डियर। और जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे हमें पूछा है उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर ये आपका बॉयलर किचन का जो स्टोरेज एरिया है वो वेस्ट में बना हुआ है तो उससे 2 वास्तु दोष खड़े हो जाएंगे। किचन में जब कभी आप खाना बनाओगे
तो अगर किचन भी वेस्ट में है और बॉयलर भी वेस्ट में है तो आपको अभी जो मैं रेमेडी सजेस्ट करूँगी वो आपको फिर पूरे किचन और बॉयलर एरिया सब जगह पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉयलर वेस्ट दिशा में कोई भी तरह की गर्म पानी की चीज़ें, गर्म पानी का बॉयलर, कोई भी तरह का खाना बनाना, फायर एलिमेंट को क्रिएट करना, ये सारे वास्तु दोष की निशानी है मिस हारून, और वो आपको स्टेबिलिटी के कॉर्नर में बहुत भारी पड़ सकता है। यानी कि जिस बिज़नेस में आप काम करते हो, जिस बिज़नेस में आपके हस्बैंड लगे हैं, जो आप जॉब करते हो, घर का जो एक प्रोग्रेस होता है, घर का जो वेल्थ होती है, जिसको आप प्रोस्पेरिटी बोल सकते हो। मनी कमाना, पैसे कमाना डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर ग्रोथ के बारे में कहा जाता है। जिससे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में पैसा डालते हैं, हम पैसे जो हमारा आमदनी का जरिया होता है उसके अलावा भी जो अदर जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सारी प्रॉस्पेरिटी के अंदर आती है। जैसे अमेरिका में बोलते हैं कि आपके K1 पे आपकी सारी वेल्थ होती है, ठीक उसी तरीके से। तो मैं आपको ये कहूँ कि वेस्ट को किसी भी वजह से होने वाला गर्म पानी का बॉयलर और किचन व्यवस्था से होने वाला फायर एलिमेंट, उसका वास्तु दोष आपको ठीक करना चाहिए जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए नुकसानदेह है। तो आप ये लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने किचन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेटलिक कलर की चीज़ों को रखो और उसमें मेटल की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन होना चाहिए। पूरा जो भी किचन एरिया है वहाँ पे, फ्लोर पे, कैबिनेट्स के ऊपर जितना डेकोरेशन है वो मैक्सिमम मेटल का होना चाहिए। उसमें खास करके कॉपर फिनिश, सिल्वर फिनिश और ब्राउन फिनिश में से किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है जो आपके थीम के साथ मैच करता हो, और उस थीम से बने हुए मेटल की चीज़ों का डेकोरेशन होना चाहिए। वॉलपेपर हो सकता है, वॉल पीस हो सकते हैं उस तरह के फिनिश के, उस कलर के स्टैचूज हो सकते हैं जो अगर आप फ्लोर पे रख सकते हो बड़ा सा स्टैचू करके, या फिर आप छोटे छोटे किचन काउंटर के ऊपर रख सकते हो, कैबिनेट्स के ऊपर रख सकते हो। और साथ में आपको कुछ खास तरह की चीज़ें, जैसे कि आपको वेस्ट दिशा के अंदर जाके 300 डिग्री पे अपना किचन मेजरमेंट लेना है और 300 डिग्री पे जाके वहाँ पे आपको कुछ स्मोकी क्वार्ट्स को रखना पड़ेगा। 300 डिग्री पे जाके वहाँ पे आपको मेटल स्क्रैप को रखना पड़ेगा। तो अगर एक छोटा सा बास्केट ले लो कंटेनर जैसा, उसमें कुछ मेटल स्क्रैप जो हमको पेप्सी के छोटे छोटे एम्प्टी टीन होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हो, उसको डाल दो। या फिर सबसे अच्छा है 300 डिग्री पे किचन में जाके एक विंड चाइम्स ले आओ, और विंड चाइम्स जो है उसके जो पाइप्स होते हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए। 6 पाइप्स, 8 पाइप्स, 12 पाइप, 16 पाइप, जितना बड़ा किचन हो उस पर डिपेंड करता है। सिंपल पे जाते हैं 12 और 16 पाइप, और वो जो पाइप्स होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, बहुत ही पतले पाइप होने चाहिए, उसके ऊपर कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्लेन सिंपल विंड चाइम्स। वो आप जाके किचन के 300 डिग्री पे लगा दो, और जो आपका बॉयलर है वहाँ पे भी जाके आपको वही मेटल स्क्रैप जो आपने बास्केट में भर के मेटल स्क्रैप जो यहाँ पे रखे थे ऑल ओवर किचन के 300 डिग्री पे, वो बॉयलर के पास जाके नियर बाय बॉयलर एरिया रख सकते हो। और बॉयलर का बाहर का जो हिस्सा होता है उसको आप सिल्वर कलर से पेंट कर सकते हो। आज के ज़माने में तो मिस हारून टैंकलेस हो गई सारी चीज़ें, बॉयलर को ही निकाल दो, टैंकलेस कर दो, बात खत्म हो जाएगी, सिर्फ किचन की रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन है, सिल्वर कलर से पेंट कर सकते हो, मेटल स्क्रैप को वहाँ पे रखना है बॉयलर के पास एंड 300 डिग्री किचन एरिया में। किचन में आपको एक विंड चाइम्स लगाना है जो इवन नंबर के पाइप में होगा, जिसमें 6, 8, 12 पाइप हो सकते हैं, वो सिल्वर फिनिश का होना चाहिए और सॉलिड पाइप होनी चाहिए। और उस विंड चाइम्स के ऊपर कोई भी तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, इट्स अ प्लेन विंड चाइम्स। तो इतनी रेमेडी आपको बॉयलर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो गुड लक मैम। उसके बाद एक बार फिर हमारे साथ विशाल पटेल हैं। विशाल पटेल भी इस वास्तु लिविंग के लाइव शो की फैमिली है। नमस्कार विशाल जी। उसके बाद वैशाली हमारे साथ जुड़े हैं। वैशाली प्लीज़ एडवाइस, आई हैव मेन टूर, ओके साउथ वेस्ट, प्लीज सजेस्ट रेमेडीज। वैशाली जी, आपने ये तो लिखा है कि आपके घर का दरवाजा साउथ का है, लेकिन कुछ आगे पीछे इन्फॉर्मेशन नहीं है। साउथ वेस्ट जो होता है वैशाली काफ़ी लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के कि साउथ वेस्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, और आप ही की डेट ऑफ बर्थ से उसकी रेमेडी डिसाइड की जाएगी। सो इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी सी अधूरी है मैम। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ दो, और इस घर में कब से आप रहने आए वो बता दो। ये इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं आपको रेमेडी बता सकती हूँ। अभी सिर्फ ये कह सकती हूँ कॉमन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बिना। ये भी बताना है आपको कि आप अमेरिका में हो कि कौन सी कंट्री में हो, क्योंकि अगर आप अमेरिका में हो और साउथ वेस्ट का आपका दरवाज़ा हो तो एक आसान उपाय है कि गराज डोर को ज़्यादा यूज़ करो, और साउथ वेस्ट का गराज को आप मेन डोर बोल रहे हो
बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका। अगर आपके पास साउथ वेस्ट का मेन डोर बना हुआ हो तो डोर के बाहर जाके सिंपल एक रेड कलर से आर्च बना दो, और घर का दरवाज़ा हो तो उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर में दो बड़ी बड़ी हैवी स्टोन की चीज़, जो एक साइज का स्टोन हो, उसकी हाइट जो होती है वो मोर देन 36 इंच के जितनी हो, एटलीस्ट 24 इंच से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो 24 से 36 इंच की हाइट के दो टॉल एंड हैवी स्टैचू राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस आउटसाइड, घर के बाहर साउथ वेस्ट के ऊपर रख दो। ये कॉमन रेमेडी अप्लाई कर दो, बाकी इंडिविजुअल रेमेडी आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को देख के मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। साथ में एक बात मैं बता दूं कि साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस होता है फॉयर का या पोर्च का, दरवाजे में अंदर घुसने के बाद फॉयर एरिया और बिल्कुल डोर के बाहर का एरिया, वहाँ पे जितनी हो सके उतनी पिंक एंड मजेंडा कलर की चीज़ों का डेकोरेशन करो। पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, डोरमेट, जो भी चीज़ आपके पास आसानी से मार्केट में मिलती हो। दोबारा जब आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करो तो साथ में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, मुझे सॉल्यूशन रेमेडी उसके हिसाब से बताना आसान हो जाएगा। उसके बाद सुनीता जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं अपनी नीज का क्वेश्चन लेके, यशवी। ओके, यशवी तोशनी वाला 16,2000 Bombay 1058. She is very intelligent but does not focus on study. तोशनी वाला यशवी, June 6, 2000. $10.53 Bombay. मैं आपको ये बता दूं कि सुनीता जी की बातों से लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, सिर्फ अपने ही बारे में सवाल नहीं करते हैं, परिवार के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। वो नीज़ उनकी इंडिया में रहती है, लेकिन वो उसके बिहाफ में क्वेश्चन पूछ के जवाब सुन के अपनी नीज़ को मेरा मैसेज कन्वे करेंगे, और वो कोशिश करते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को वास्तु लिविंग की इस लाइव शो का फ़ायदा हो। तो मैं इस बात को अप्रिसिएट करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं इस लाइव शो के माध्यम से आपको वास्तु की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, ठीक उसी तरीके से अगर आप भी अपने परिवारजनों को, फैमिली मेम्बर को, दोस्तों को, जिसको इस लाइव शो के बारे में ना पता हो, उसको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हमारी ओर से प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो ये प्रोग्राम जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैंने हमेशा कहा है कि कोशिश करो कि आपके दोस्त, परिवार सदस्यों को हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और जो एक बार सब्सक्रिप्शन कर लिया या एक बार जिन्होंने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया, उनके लिए फिर वो लाइफ टाइम फ्री वाला हिसाब किताब हो जाएगा। आगे चलने के बाद आप लाइव शो उतने ही लोग देख पाएंगे जो उस चैनल के अंदर सब्सक्राइब हो चुके हैं। पेड चैनल होने के बाद आपको फ्री लाइव शो दिखाई नहीं देगा। शो तो फिर भी फ्री रहेगा, एडवाइस भी फ्री रहेगी, लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो कोशिश करो कि आपके दोस्त, परिवार के फैमिली मेम्बर में से जितने लोगों को आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उतना हम आपके साथ लगातार एवरी वीकेंड बात करते जाएंगे। सुनीता जी, जो आपने यशवी के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा है, उसके लिए मैं आपको बोल दूँ कि यशवी जो है ना, वो आउटस्पोकन पर्सनालिटी है। बोलने में थोड़ी सी स्पाइसी है, लेकिन आउटस्पोकन है। सामने मुंह पे बोलना वो पसंद करती है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो जो कहती है और जो करती है उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है, स्वभाव में डिफरेंस है। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए सबसे अच्छा कमरा, जहाँ पे जिस परिवार के साथ वो रहती है या आपके साथ रहती है, उसके लिए सबसे अच्छी दिशा जो उसको एग्रेसिव बनाने में, एक्टिव बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में सबसे पावरफुल दिशा नॉर्थ है। तो उत्तर दिशा उसके लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए सबसे लकी कलर जो है वो है डीप रेड। डीप रेड कलर उसका सबसे बेहतरीन लकी कलर है। हर किसी चीज़ में जब अच्छा काम करने जाती है तो छोटा सा एक हैंकी भी आप उसको सिल्क जैसे हैंकी शाइन टोन वाला वो दे सकते हो। और नंबर 1 और नंबर 9 वो दोनों यशवी के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जब कभी उसके लिए कोई स्पेशल दिन हो, ओकेशन हो, कोई इवेंट हो, तो उसके लिए अगर आपको डेट सिलेक्ट करने का जहाँ पे मौका मिलता हो, वहाँ पे 1 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, उस तरह से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। और सबसे अच्छा दिन जो है उसके लिए वो है ट्यूसडे, संडे एंड मंडे। तो ये तीनों दिन उसके लिए बहुत अच्छे हैं।
तो डेट और दिन वो दोनों एक साथ इकट्ठा कर कि साथ में उसको मिल जाए। और अगर उसको नॉर्थ के कमरे में उसके पास बेडरूम ना बना हुआ हो जहाँ कहीं रहती हो और अगर स्पेस ना हो तो उसमें नॉर्थ में उसका उठना बैठना कर सकते हो, उसके लिए चेयर रख सकते हो। और फ्यूचर जो है उसके लिए मैं आपको कह सकूं कि यशवी के अंदर एक उम्र के पड़ाव के बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं जो वो जितने स्टबन नेचर के, जितने लेज़ी स्वभाव के, जितने आर्ग्यूमेंट करने वाले एक उम्र तक होते हैं, उनका एक एज काया पलट जाती है कम्प्लीटली एक एज के बाद। 360 डिग्री उस बच्चे में चेंजेस आ जाता है। ये लड़की की स्पेशलिटी यह है कि ये इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियल ग्रो करेगी, रिलेशनशिप बहुत ही सोच समझ के बनानी चाहिए। रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होने के चांसेस फिलहाल लगते हैं, तो वो एक थोड़ा सा टेंशन वाला सब्जेक्ट है। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट होगी और अपनी मैच्योरिटी, अपने रिलेशनशिप को, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसको होगा, तब ये लड़की में जो चेंजेस आएंगे वो देखकर आपको उसके लिए बहुत प्राउड फील होगा। तो अभी ये जो लगाव है, अभी ये जो भी शरारतें हैं, ये आप शायद टेम्पररी बोल सकते हो, दिस इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग। फ्यूचर के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड बनेगी। और जो अभी स्वभाव है वो बस शरारत वाला नेचर कुछ टाइम तक है, और मैच्योर तो वो अभी भी है, लेकिन उसको अभी अपनी पर्सनालिटी का एहसास नहीं है कि वो क्या कर सकती है। उसका एहसास धीरे धीरे वक्त में एक सेटबैक के बाद आएगा और उसके बाद वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सो गुड लक फॉर यशवी। इसके बाद हमारे साथ है कश्मा सिंह। माय नेम इज शम्मा सिंह, ओके, 2190 वाराणसी, इंडिया। हस्बैंड नेम इज संजय, Satar, India, currently we live in Atlanta, USA, near entrance to 300 degree angle northwest. Okay, my door number is 8205 and my husband is breadwinner. Okay, ma'am, please give me some suggestion. हमारे साथ एक नया जुड़ा है चम्मा सिंह, और उन्होंने चम्मा सिंह, माय नेम इज चम्मा सिंह, ओके, और हस्बैंड का नाम संजय। मैम मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो वाइफ का नाम होता है उसके पीछे कौर लगता है, और हस्बैंड जो होते हैं पंजाबी कम्युनिटी में उनके पीछे सिंह लगता है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज आपको नाम को दोबारा इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं सही तो पढ़ रही हूँ कि नहीं, लेकिन आई एम होपिंग कि आप ये कहना चाहते हो कि आप फीमेल हो और आपका नाम चम्मा सिंह है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, और आपके हस्बैंड जो है उसका नाम है संजय सातवार, और आप दोनों अटलांटा जॉर्जिया में रहते हो। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही क्लियर है, उसके हिसाब से हम जाते हैं जो बातें अभी आपने लिखी है। आप वाराणसी में पैदा हुए हो और आपके हस्बैंड जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं, सातवार में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट 8205 कब से रहते हो वो नहीं लिखा आपने, कोई बात नहीं। ओके, सो जो भी हमारे अभी ये नए व्यूअर्स जुड़े हैं, चम्मा सिंह जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है उसके हिसाब से फॉर्चुनेटली नॉर्थ वेस्ट का घर तो आपके लिए अच्छा है। ये दिशा जो आपने अपने हस्बैंड का नाम संजय दिया है, अगर वो घर के ब्रेड विनर है तो संजय के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा सूटेबल है, लेकिन घर का नंबर गलत है। घर के लिए जो नंबर आपने दिए हैं, जैसे वास्तु में हम टोटल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो 8205 को इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं तो 8 सही है, 2 सही है, 0 सही है, लेकिन नंबर 5 वो प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 5 जो है वो आप दोनों में से किसी को सूट नहीं करता है, तो नंबर 5 के लिए आपको सबसे पहले तो उपाय करने पड़ेंगे। दूसरी बात कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का घर है
तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा जल्दी है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ, ये समझ सकते हो कि आने वाला साल 2021 का नॉर्थ वेस्ट की अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से मिस्टर संजय के लिए अच्छा नहीं आ रहा है। तो अपने करियर में जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो, जो भी इन्हांसमेंट करना हो, वो अभी कर लो, तो आने वाले थोड़े से कमज़ोर पीरियड में, आपके वीक पीरियड के अंदर वो आपको बचा ले और आपका कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप इस घर में कितने साल से यहाँ पे रहने आए। उसको अभी 5 साल हुए, 6 साल। अटलांटा जॉर्जिया में रहते हो, मेरे बिल्कुल पास में रहते हो। मैं फ्लोरिडा में हूँ, तो आप तो मेरे नेबर स्टेट के रहने वाले व्यक्ति हो। आपको मौका मिले तो कल हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी हमारा शो होता है वहाँ पे भी, लेकिन ये दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हमारे पास कोई स्टोर, हम डेटा स्टोर नहीं करते आपका। लेकिन मैं इतना बता दूं कि आने वाला वक्त जो है 2021 का, वो आपके हस्बैंड के लिए, संजय के लिए अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और जो घर का नंबर 8205 लिखा है, उसमें नंबर 5 जहाँ पे लिखा है उसके पीछे जाके कोई भी दो स्टील या सिल्वर कलर के कोई भी तरह के पिक्चर्स या सिल्वर कलर के कोई भी फ्लावर्स, या फिर अगर आप लॉज या होम डिपो में जाओगे तो उसमें अलग अलग तरह के लेटर्स बने हुए होते हैं जो सिल्वर फॉर्मेट में होते हैं, इस तरह के कलर्स में, सिल्वर फॉर्मेट में। तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो दो सिल्वर कलर्स के लेटर्स ले लो, चाहे दो ए ले सकते हो, ABC ले सकते हो, कुछ भी लेटर्स ले लो जो आपको सही लगता हो। और वो उनके नंबर 5 के पीछे एक ही साइज में 8205 के जो लेटर्स के साइज हो एग्जैक्टली वही नाप के दो लेटर्स लेकर, दो ए जाके आप लॉज होम डिपो कहीं भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे दो लेटर्स उसके पीछे लगा सकते हो, या 2A हो सकता है, 2B हो सकता है, 2C हो सकता है। एक ही तरह का कोई भी लेटर्स जो 2 फॉर्मेट में, 2 फॉर्म में होना चाहिए, वो 5 के पीछे लगा दो। और जो 8205 जहाँ पे भी घर के बाहर लिखा है उसके नीचे बिल्कुल ही बारीक पतली सी एक रेड बॉर्डर लाइन बना दो, छोटी सी, पेंट कर सकते हो, उसके लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, पेंट कर सकते हो। तो दो सिल्वर कलर के लेटर्स आफ्टर 5, वही लेटर्स के जो साइज हो उतने इंच के, और एक छोटी सी अंडरलाइन नीचे रेड कलर की बनानी है जो कोई भी नंबर को टच नहीं करेगी, अलग से होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, बहुत बारीक पतली सी होनी चाहिए। तो वो एक छोटी सी लकीर खींचनी है स्ट्रेट, जो 8205 के बाद जो 2A लगाए वहां तक जाएगी, वो पूरा एक उसको बनाने के लिए इतना करना है, जो नंबर 5 की रेमेडी में आपको हेल्पफुल होगा। और जो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है, अगर आप अटलांटा में रहते हो मैडम, तो फिर आपका तो गराज या नॉर्थ वेस्ट का हो सकता है या मेन डोर हो सकता है। जब कभी आप किसी भी चीज़ को, अगर आप US बेस हो, ये आपके लिखने से, अटलांटा लिखने से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे समझ में आ गया कि आपका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो उसके बारे में मेंशन किया करो, सो हमें उसके स्ट्रक्चरल लेआउट को समझना आसान हो जाता है। सो आप इतने उपाय कर सकते हो, उसके बाद आगे चल के कितने साल से इस घर में रहते हो वो हमें ज़रा इन्फॉर्म करोगे, तो हम आपको 2021 के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। दोबारा भी उन्होंने वही इन्फॉर्मेशन को भेजा है। सो गुड लक फॉर मिस चम्मा सिंह। श्वेता यादव, श्वेता यादव भी इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहते हैं। नमस्कार श्वेता जी, वास्तु लिविंग टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है लाइव शो में। और एक और क्वेश्चन श्वेता जी ने आज हमें यहाँ पे पूछा है। हाय मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। माय ब्रदर्स सन के 8 January 2019 5:30 AM लुइसविल US। इसका फ्यूचर कैसा है? यहाँ एस्ट्रोलॉजर ने बताया है मून एंड केतु युति। ओके, युति है, ओके ओके। निश्चय यादव, निश्चय यादव की डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 2019। टाइम ऑफ बर्थ 5:33 PM in Louisville, US। ओके।
श्वेता जी, जो मिशय यादव जो है वो, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी तरह की ग्रह दशा आपकी खराब चलती हो, किसी भी वजह से शनि की पनौती हो, कोई भी तरह की युति हो, कोई भी तरह के योग बनते हो, उसमें वास्तु आपकी बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। प्रिडिक्शन वे इज द सेम, लेकिन रेमेडियल पार्ट वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का ड्रास्टिक चेंज होता है। जो चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर हवन पाठ पूजा की जाती है, वास्तु में वही चीज़ आपके घर में उस दिशा से, जिस दिशा के साथ वो परेशानी होती है, उसको जोड़ के ठीक की जाती है। अभी इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आने वाला वक्त है, उसमें जो संभालने लायक बातें हैं वो मैं आपके घर के उपाय से उसको फिक्स कर सकती हूँ। और उसके लिए आपको अपने घर की नॉर्थ उत्तर दिशा में क्या सामान रखा हुआ है, जिस घर में वो बेटा रहता है, जिस घर में ये आपके भाई का बेटा रहता है, उस घर में उत्तर दिशा में घर के नॉर्थ में क्या रखा है। अगर श्वेता 2 स्टोरी घर हो तो फर्स्ट फ्लोर के नॉर्थ में और सेकंड फ्लोर के नॉर्थ में क्या रखा है, ये बात सबसे पहले आपको मुझे बतानी है। और नॉर्थ में जो इंटीरियर डेकोरेशन उन्होंने किया है, अगर आप उसकी कोई पिक्चर भेज सकते हो या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भेज सकते हो कि इस तरह के कलर है, इस तरह का सामान है, सो इट विल बी हेल्पफुल लॉट। अगर किसी वजह से श्वेता जी उस घर में नॉर्थ में किचन बनता होगा तो फिर ये चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है बेटे के लिए। उसके अलावा कोई भी रचना होगी, बेडरूम हो, बाथरूम हो, लिविंग रूम पड़ता हो, डाइनिंग पड़ता हो, गराज पड़ता हो, कोई भी व्यवस्था हो, तो उसको हम फिर भी इसकी ये जो युति है उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले नॉर्थ में फर्स्ट एंड सेकंड अगर 2 स्टोरी है तो, और दूसरी बात नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, जो पूरा समझ के देने वाली हूँ, तो उससे आप इस युति का प्रोटेक्शन कर सकते हो और इस बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी एक बात है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ से ये लगता है कि अपने मदर का काफ़ी लाडला है, काफ़ी पैम्पर भी है, और उसके छोटे मोटे हेल्थ इशू वाला भी चार्ट है। तो ये जो पीरियड जो अभी शुरू होने वाला है उसमें थोड़ा सा हेल्थ वाइज उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो आप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखी हुई चीज़ों से वास्तु की मदद से वैसे उस टिप से कर सकते हो। मुझे श्वेता जी आपसे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहली बात कि लड़का जिस दिशा के घर में रहता है, जिस प्रॉपर्टी में रहता है, उसकी दिशा क्या है, और इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्या रखा है, और इसका खुद का बेडरूम कहाँ पे है। ये 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं आपको कुछ आसान उपाय बता सकती हूँ जो इस युति में प्रोटेक्शन का काम करेगा। और मून और केतु की ये जो युति एस्ट्रोलॉजी में होती है उसका एक सिंपल आसान उपाय मैं बता दूँ। ये युति का एक योग ही ऐसा है कि वो हमेशा हिट करेगा ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स वो ऐसे ही निकल सकता है। तो इतनी डेंजरस सिचुएशन नहीं है कि आदमी को ख़त्म कर सके या आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़े। इट्स वेरी बोलते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है कि कई बार कुछ झटका आपको 20 डिग्री से लगता है, कई बार कुछ झटका आपको 2000 डिग्री के स्पीड से लगता है, तो ये बहुत ही लाइट है। केतु खराब है, लेकिन मून के साथ जब केतु जुड़ता है तो कई बार मून थोड़ा सॉफ्ट स्वभाव का है, थोड़ा शांत स्वभाव का है, तो केतु का एग्रीवेशन इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव मी द इन्फॉर्मेशन, मैं आपको उसका वास्तु के हिसाब से सचोट उपाय बता सकती हूँ जो उस बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो डोंट वरी, इट्स नॉट दैट मच सीरियस, लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए। लड़का कहाँ सोता है, कौन से दिशा के घर में रहता है, कौन से साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए। अगर आज आप पूरी बात मेरे को ना बता सको तो कल के हमारे शो में आप पार्टिसिपेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितनी जल्दी अगर आप क्वेश्चन को ले लोगे, सबसे पहले 1-1:30 बजे से शुरू हो जाते हैं सवाल जवाब 3 बजे के शो के लिए, तो जितना प्रायोरिटी में क्वेश्चन आएगा उतना ये सवाल को ले लिया जाएगा। जितने आप लेट जाओगे हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए संडे को फिर उसमें शामिल ना किया जाए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गुड लक श्वेता जी। उसके बाद हमारे पास चंदा ओके, June 29, 1951, please suggest my lucky stone. ओके, चंद्रकांत जी ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, बर्थ टाइम दिया है, बर्थ प्लेस भी दिया है, और अपने बारे में लकी स्टोन पूछा है। टाइम तो हो चुका है चंद्रकांत जी, लेकिन आपका सवाल ले लिया है, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। बर्थ टाइम आपका था 1:15 AM और उदयपुर इंडिया में पैदा हुए हो।
चंद्रकांत जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इतना मैं बता सकती हूँ कि पूरी जिंदगी ने आपको बहुत ज्यादा घुमाया है, स्ट्रगल जिंदगी में काफी ऊपर नीचे किया है, लेकिन फिर भी लकी हो, सेल्फ मेड हो, अपने हिसाब से आगे बढ़े हो। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। स्टोन के बारे में आपने पूछा था तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप ब्लू शेफायर पहन सकते हो। ब्लू शेफायर जो होता है वो आप उस तरह की कोई भी पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हो, उसकी रिंग बना के पहन सकते हो, जो ब्रेसलेट बना के पहन सकते हो। तो ब्लू शेफायर आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आप पहन सकते हो। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि अभी भी आप वर्किंग हो, और मतलब आप और भी एक्टिव हो, और आगे चलने के बाद लाइफ में रिटायरमेंट लेने के चांसेस बहुत कम है। तो पहन ही लो, ताकि करियर उसके बाद भी अच्छा बना रहेगा, हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। उसके अलावा ये बात का ध्यान रखना कि ब्लू शेफायर जो है वो सिल्वर कलर में पहनना, गोल्ड में नहीं पहनना। और वो वाइट गोल्ड हो सकता है या फिर चांदी हो सकती है, लेकिन येलो गोल्ड नहीं हो सकता। और उसके साथ गलती से भी डायमंड नहीं डालना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो ये बात का ध्यान में रखना कि ब्लू शेफायर विथ एनी काइंड ऑफ सिल्वर मटेरियल, और वो अकेला स्टोन हो, उसके साथ कुछ नहीं। तो सोच समझ के पहनिएगा ताकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके। सो गुड लक। उसके बाद हमारे साथ मनप्रीत संधो जी है, विशाल पटेल एक बार फिर है, भावना पटेल है, कुछ और नए नाम है, समीर पटेल है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन टाइम हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग इसमें लेट है। हरिंदर भाटी जी है, काफ़ी सारे लोग, एसपी कौर है, रुपिंदर कौर है। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है, आज हमने कुछ थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली चेंजेस किया था इन लोगों ने, कुछ आपको दिखाओ भी यहाँ पे डिफरेंट लगता होगा। दे आर ट्राइंग, ये शो को अच्छा करने के लिए सब लोगों की कोशिश है। लेकिन आज हमारे इंस्टाग्राम का शो ज़रूर होने वाला है। जो लोगों के बाकी के क्वेश्चन है, दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आपके सवाल के जवाब या तो मैं फेसबुक के इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी इसमें दूंगी, ताकि इतने सारे लोगों को ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के आंसर ना दिए जाए। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मैं आपको टेक्स्ट करके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के शो में जुड़िए। फादर एंड सन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम आज आपके साथ 5:30 से 6 बजे इंस्टाग्राम के शो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा हो सके। खुश रहे, सलामत रहे। आज के शो में इतना ही। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार।